नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर है रीनल सिस्टम की दुनिया में। प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने बात की थी पाइलोनेफ्राइटिस के बारे में। देन अपन ने बात की थी कि पाइलोनेफ्राइटिस होता क्या है, टाइप्स कौन कौन से होते हैं, क्या इसका रूट होता है, पाइलोनेफ्राइटिस होने के बाद में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम डेवलप हो जाते हैं, किस प्रकार से उसको डायग्नोस करते हैं और किस प्रकार से उसको मैनेज करते हैं। आज के लेक्चर की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो आज अपन एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। और अगर हम बात करें कि आज हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ये आपके सामने हाजिर है टॉपिक। हमने यहां पर लिखा हुआ है इस टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें इस टॉपिक का नाम क्या है, तो देखिएगा हमने लिखा हुआ है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया। अगर हम बात करें सबसे पहले यहां पर एक वर्ड अपन डिस्कस करें, तो एक वर्ड होता है ट्यूमर। अगर हम बात करें ट्यूमर, या ट्यूमर को ही हम कहते हैं नियोप्लेजिया, या इसी को हम कहते हैं न्यू ग्रोथ। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर अचानक से अगर कहीं पर भी न्यू ग्रोथ, नियोप्लेजिया या ट्यूमर डेवलप हो जाए, तो उस ट्यूमर की अगर टाइप्स की अगर हम बात करें, तो ट्यूमर बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है बिनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट। अगर हम बात करें बिनाइन ट्यूमर, तो इन्हीं को कहा जाता है, अपन ने ऑनको में डिस्कस भी किया हुआ है या करेंगे भी आप जब ऑनको पढ़ेंगे। तो बिनाइन ट्यूमर को काइंड या इन्हीं को हम कहते हैं इनोसेंट, या इन्हीं को हम कहते हैं हार्मलेस, और इसको हम कहते हैं बैड और हार्मफुल ट्यूमर। यानी कि सबसे पहली अगर हम बात करें ट्यूमर क्या है, तो हम कहेंगे कि हमारी बॉडी के टिश्यू में या हमारी बॉडी में कहीं पर भी अचानक से कोई नई ग्रोथ होने लग जाए, तो उसको हम नियोप्लेजिया ट्यूमर या न्यू ग्रोथ कहते हैं। ट्यूमर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें कि ये दो प्रकार से कौन कौन के हैं, तो अपन बात करेंगे पहला एक होता है बिनाइन ट्यूमर, दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर की बात करें तो बिनाइन ट्यूमर को हम काइंड यानी कि दयालु, इनोसेंट यानी कि मासूम, या हार्मलेस यानी कि कम नुकसान पहुंचाने वाले ट्यूमर कहते हैं। और मैलिग्नेंट ट्यूमर को बैड या हार्मफुल ट्यूमर कहते हैं। अगर हम बात करें ये मैलिग्नेंट ट्यूमर जो कि खतरनाक होते हैं, इन्हीं मैलिग्नेंट ट्यूमर को ही हम मैलिग्नेंसी या कैंसर कहते हैं। कैंसर कहते हैं। हम कह सकते हैं कि सारे ट्यूमर कैंसर नहीं होते हैं। ट्यूमर है तो वो जरूरी नहीं है कि कैंसर ही हो, क्योंकि ट्यूमर तो बिनाइन भी हो सकता है, मैलिग्नेंट भी हो सकता है। अगर ट्यूमर मैलिग्नेंट वाला है तो वो कैंसर है, और अगर बिनाइन वाला है तो वो कैंसर नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि सारे ट्यूमर कैंसर नहीं होते हैं, लेकिन सारे के सारे कैंसर ट्यूमर जरूर होंगे। जितने भी कैंसर होते हैं वो ट्यूमर जरूर होते हैं, बट सारे ट्यूमर कैंसर हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ट्यूमर तो फिर वो बिनाइन भी हो सकता है और मैलिग्नेंट भी हो सकता है। अगर ट्यूमर मैलिग्नेंट है तो वो कैंसर है। और अगर हम बात करें इस बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर को, वैसे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ऑन्कोलॉजी में, लेकिन सुपरफिशियली याद रखना है कि ये मान लीजिए एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर ये सेल्स है, और ये मान लीजिए एक टिश्यू है। इस टिश्यू में अचानक से ग्रोथ होने लग जाए, अचानक से न्यू ग्रोथ होने लग जाए, जिसको हम नियोप्लेजिया ट्यूमर या न्यू ग्रोथ कहते हैं। और ये होने वाली ग्रोथ अगर किसी कैप्सूल के अंदर बंद रहे, अगर ये किसी कैप्सूल के अंदर या कवर के अंदर बंद रहे, तो इसको हम कहते हैं कैप्सुलेटेड ग्रोथ। कैप्सुलेटेड ग्रोथ। और ऐसी कैप्सुलेटेड ग्रोथ होती है वो बिनाइन होती है। यानी हम कह सकते हैं बिनाइन ट्यूमर ऐसे ट्यूमर होते हैं जो कि एक कैप्सूल से घिरे हुए रहते हैं, यानी कि ये कैप्सुलेटेड होते हैं। इनके अंदर आसपास के टिश्यू में फैलने की, इनके अंदर आसपास के टिश्यू में फैलने की, और एक जगह से दूसरी जगह फैलने की। आसपास के अंदर फैलना कहलाता है इन्वेजन, और एक जगह से दूसरी जगह फैलना कहलाता है मेटास्टेसिस। ये कैप्सूल में बंद रहते हैं, इस वजह से इनमें इन्वेजन और मेटास्टेसिस की एबिलिटी या कैपेबिलिटी नहीं होती है। यानी कि ये ना तो आसपास के टिश्यू में फैल पाते हैं और ना ही ये एक जगह से दूसरी जगह फैल पाते हैं।
ऐसे ट्यूमर जो कि कैप्सूल में बंद हो, जिसमें आसपास में फैलने की और एक जगह से दूसरी जगह फैलने की क्षमता नहीं पाई जाती है, ऐसी कैप्सुलेटेड ग्रोथ या ऐसी कैप्सुलेटेड ट्यूमर जो होती है वो बिनाइन ट्यूमर कहलाती है। दूसरा, अगर अपन यहीं पर बात करें, मान लीजिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ये सेल्स का ग्रुप है और ये एक मान लीजिए सेल्स के मिलने से टिश्यू बना है। इस टिश्यू के अंदर अचानक से ग्रोथ होने लग जाए, ग्रोथ होने के बाद में, और दूसरा इस ग्रोथ के आसपास में किसी प्रकार की कवरिंग ना हो जिससे ये ग्रोथ आसपास के टिश्यू में फैलने लग जाए। आसपास के टिश्यू में फैलना यानी कि इन्वेजन, और दूसरा यहाँ की ट्यूमर सेल एक जगह से दूसरी जगह ब्लड के साथ जाकर के दूसरी जगह फिर से ट्यूमर के रूप में डेवलप हो जाए, तो ये कंडीशन कहलाती है मेटास्टेसिस। ऐसी ग्रोथ जो कि कैप्सूल में बंद नहीं रहती है, जिसको वो ग्रोथ एक जगह से दूसरी जगह फैलना यानी कि मेटास्टेसिस की, और अपने आसपास के टिश्यू में फैलना यानी कि इन्वेजन की, ऐसी ग्रोथ जो कि बिना कैप्सूल के होती है और वो मेटास्टेसिस और इन्वेजन की प्रॉपर्टी या एबिलिटी रखती है, वो कहलाता है मैलिग्नेंसी, या उसी को हम कहते हैं कैंसर। लेकिन दोस्तों, अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन ने बात की है कि अगर हम बात करें कि ट्यूमर, नियोप्लेजिया या न्यू ग्रोथ क्या होती है, तो ये बेसिकली अपनी बॉडी के अंदर या टिश्यू के अंदर कहीं पर भी अचानक से अबनॉर्मल ग्रोथ होने लग जाए, उसको हम ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बिनाइन और एक होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं वो खतरनाक होते हैं और मैलिग्नेंट ट्यूमर को ही कैंसर कहा जाता है। अगर हम बात करें बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर, तो सुपरफिशियली हम डिस्कस कर रहे हैं। बिनाइन ट्यूमर जो होता है इसमें होने वाली ग्रोथ एक कैप्सूल से घिरी हुई रहती है, इसलिए इसको हम कैप्सुलेटेड ग्रोथ कहते हैं। ये ना तो एक जगह से दूसरी जगह फैल पाती है और ना ही ये आसपास के टिश्यू के अंदर फैलती है, यानी इसमें इन्वेजन और मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। जबकि अगर हम बात करें मैलिग्नेंट ग्रोथ में आसपास में फैलने की क्षमता या इन्वेजन की क्षमता भी पाई जाती है और एक जगह से दूसरी जगह फैलने की क्षमता यानी कि मेटास्टेसिस भी पाया जाता है। इस प्रकार का ट्यूमर जिसमें कैप्सूल ना हो, इन्वेजन और मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी रखता हो, वो तो कहलाता है मैलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसर। और ऐसी ग्रोथ जो कि कैप्सुलेटेड हो, इन्वेजन और मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी ना रखता हो, वो कहलाता है, अगर अपन बात करें तो बिनाइन ट्यूमर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहां पर हम कैंसर पढ़ रहे हैं कि बिनाइन, तो हम आंसर देंगे हम यहां पर बिनाइन ट्यूमर की बात कर रहे हैं। किसका? तो हम आंसर देंगे प्रोस्टेट का। प्रोस्टेट का बिनाइन ट्यूमर क्यों? हाइपरट्रोफी की वजह से और हाइपरप्लेजिया की वजह से। अगर हम बात करें हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया का, यहां पर क्या मतलब है? ये मान लीजिए एक सेल है जो कि धीरे धीरे डेवलप हो रही थी और यहां इस प्रकार से आकर के ये मान लीजिए एक मैच्योर सेल बन गई। ये सेल का डेवलपमेंट प्रोसेस है, जो सेल धीरे धीरे मैच्योर हो रही थी और एक ऐसी कंडीशन है यहां पर आकर के ये सेल कंप्लीटली मैच्योर हो गई। अब इस मैच्योर सेल के अंदर अचानक से कोई परिवर्तन हो जाए और अचानक से परिवर्तन होने के बाद में ये सेल अपनी साइज बढ़ाना लग जाए। इनिशियली सेल की साइज बढ़ रही है, लेकिन वो तो सेल की डेवलपमेंट प्रोसेस है, उसको हम हाइपरट्रोफी नहीं कहेंगे। सेल बनते 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 यहां पर आकर के इस स्टेज में फुल मैच्योर सेल हो गई है, यानी यहां तक का जो साइज में इंक्रीजमेंट था वो हाइपरट्रोफी नहीं है, वो उस सेल की नॉर्मल ग्रोथ है। और यहां पर ये फुल मैच्योर सेल में अगर कुछ अचानक से परिवर्तन हो जाए और उन परिवर्तन की वजह से सेल अपनी जो नॉर्मल मैच्योर साइज है उससे बड़ी होने लग जाए, अब नॉर्मली बढ़ने लग जाए, तो उसको हम कहेंगे हाइपरट्रोफी। यानी हम कह सकते हैं हाइपरट्रोफी का मतलब होता है इंक्रीज द साइज ऑफ सेल आफ्टर फुल डेवलपमेंट। सेल के पूर्ण विकसित होने के बाद में उसकी साइज का अबनॉर्मल रूप से बढ़ जाना, वो क्या कहलाएगा? हाइपरट्रोफी। दूसरा है हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया का मतलब है एक सेल से जनरली अगर अपन बात करें तो डिवीजन होकर के कितनी सेल बनती है? 2 सेल। 2 सेल से डिवीजन होकर के कितनी सेल बनती है? 4 सेल। 4 सेल से डिवीजन होकर के कितनी बनती है? 8 सेल। ये तो सेल का नॉर्मल डिवीजन का पैटर्न है, इसको हम हाइपरप्लेजिया ना कहें, ये तो नॉर्मल डिवीजन प्रोसेस है। बट देखिए यहां पर एक सेल से 2 सेल बनी, 2 से 4 बनी, 4 से 8 बनी, 8 से 16 बनेगी, 16 से 32 बनेगी, तो ये तो नॉर्मल डिवीजन प्रोसेस है। इस प्रकार से ना होकर के मान लीजिए एक ही सेल से यहां पर 4 सेल बनने लग जाए, इन 4 सेल से यहां पर 16 सेल ना बन करके मान लीजिए 200 सेल बनने लग जाए, तो हम कह सकते हैं यहां पर सेल के नंबर अबनॉर्मल रूप से बढ़ रहे हैं।
जो कि नॉर्मल डिवीजन प्रोसेस नहीं हो सकता है, क्योंकि एक सेल से 2 सेल बनना नॉर्मल है, बट एक ही सेल से हजारों लाखों सेल बनना अबनॉर्मल है। तो हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है सेल के नंबर बढ़ना। अगर हम बात करें, इस डेफिनेशन को पढ़ना चाहें, तो हम कह सकते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड की सेल की साइज बढ़ जाने से और प्रोस्टेट ग्लैंड की सेल के नंबर के अबनॉर्मल बढ़ जाने से प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर ट्यूमर डेवलप हो जाना, और कैसा ट्यूमर डेवलप होना, कैप्सुलेटेड ट्यूमर डेवलप हो जाना कहलाता है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रोफी। यहां पर जो हम डिसऑर्डर पढ़ने जा रहे हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है बीपीएच। अरे बीपीएच अलग है, एपीएच अलग है, पीपीएच अलग है। एंटीपार्टम हेमरेज यानी कि एपीएच और पोस्टपार्टम हेमरेज यानी कि पीपीएच। ये एपीएच और पीपीएच जो है वो आप गायनिक में पढ़ेंगे, यहां हम जो पढ़ रहे हैं वो बीपीएच है। बीपीएच मींस बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रोफी। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या हाइपरट्रोफी की अगर हम बात करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड की सेल की साइज बढ़ जाना और नंबर बढ़ जाना, उसकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर कैप्सुलेटेड ट्यूमर का डेवलप हो जाना कहलाता है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया, या इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बीपीएच। अगर हम बात करें इस बीपीएच की डेफिनेशन, तो देखिए दोस्तों, हमने लिखा है इट इज एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। इट इज एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाना, साइज का बढ़ जाना। प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज कब बढ़ेगी, एनलार्जमेंट कब होगा, जब प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाओं की वृद्धि होगी, पाई जाने वाली सेल्स की ग्रोथ होगी, पाई जाने वाली सेल्स के अंदर हाइपरट्रोफी होगी, पाई जाने वाली सेल्स के अंदर नंबर बढ़ जाएंगे या हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। इट इज एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, क्यों, विद हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया। हाइपरट्रोफी का मतलब किसका बढ़ जाना, तो हम कहेंगे इंक्रीज द साइज ऑफ सेल, और हाइपरप्लेजिया का मतलब किसका बढ़ जाना, तो हम कहेंगे इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल। यानी कि बात यहां पर क्लियर है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रोफी का मतलब है इट इज एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, क्योंकि विद हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया सेल की साइज के बढ़ जाने से, सेल के नंबर बढ़ जाने से, अब इनके बढ़ने से होगा क्या, रिजल्टिंग इन नैरोविंग ऑफ यूरेथ्रल ल्यूमन। ये मान लीजिए यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा के सराउंडिंग में एक ग्लैंड है जिसको हम कह रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। अब हम कह रहे हैं कि इस प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर इसकी सेल्स के साइज और नंबर बढ़ गए, और इनकी सेल के साइज और नंबर बढ़ने की वजह से यहां पर क्या हो रही है, प्रोस्टेट की ग्रोथ हो रही है। अब आप बताएं, जैसे जैसे प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट होगा, जो अंदर की ओर यूरिन ले जाने वाली यूरेथ्रल ल्यूमन है, वो यूरेथ्रल ल्यूमन अब संकरी हो जाएगी या चौड़ी हो रही है। हम कहेंगे जैसे जैसे यहां पर प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट होता जाएगा, एनलार्जमेंट होने की वजह से यूरेथ्रल ल्यूमन क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी, रास्ता जो है वो संकरा हो जाएगा। और जैसे जैसे यहां पर नैरोविंग होगी, यहां से निकलने वाले यूरिन के अंदर इजीनेस देखने को मिलेगी या ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, हम कहेंगे ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। यही हमने यहां पर इसकी डेफिनेशन में लिखा है, इट इज एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड विद हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया रिजल्ट इन नैरोविंग ऑफ यूरेथ्रल ल्यूमन, जिसकी वजह से यूरेथ्रल ल्यूमन नैरो हो जाती है, विच कोज ऑब्स्ट्रक्शन इन यूरिनरी फ्लो, जो कि यूरिन के फ्लो में क्या कोज करता है, तो आंसर देंगे ऑब्स्ट्रक्शन। जो यहां से पर्सन यूरिन पास आउट करने की कोशिश करेगा, तब यहां पर देखने को क्या मिल रहा है कि यूरेथ्रल ल्यूमन नैरो हो गई है, इस वजह से पर्सन इजीली यूरिन पास आउट नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाना क्या कहलाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन इन यूरिनरी फ्लो। उसके बाद में अगर मैं आपसे बात करूं कि ये मेल या फीमेल किस में डेवलप होगा, ये उसी में डेवलप होगा जिसमें प्रोस्टेट पाई जाएगी। और हमने एनाटॉमी वाले प्रोसीजर पोर्शन में डिस्कस भी किया था कि मेल के अंदर ही प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है, फीमेल में प्रोस्टेट ग्लैंड होती नहीं है। फीमेल में जब प्रोस्टेट होती नहीं है तो वहां पर डिसऑर्डर कैसे होगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब फीमेल में प्रोस्टेट ही नहीं है तो बीपीएच हो नहीं सकता है। फीमेल में बीपीएच की जगह कहां पे क्या होता है, एपीएच और पीपीएच हम पढ़ते हैं, और यहां मेल में हम पढ़ेंगे बीपीएच। तो यहां हम बात कर रहे हैं जस्ट इसका इंट्रोडक्शन, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया वह कंडीशन है जिसके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड की सेल के नंबर बढ़ जाते हैं और उसकी साइज बढ़ जाती है, हाइपरट्रोफी हो जाती है, हाइपरप्लेजिया हो जाता है। उसकी वजह से यूरेथ्रल ल्यूमन नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से यूरिनरी फ्लो में क्या होने लग जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है।
इस प्रकार से ये जो कंडीशन डेवलप होती है उसी को हम बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रोफी या बीपीएच कहते हैं। अगर हम बात करें तो देखिएगा यहां पर अपन ने डायग्राम से भी दर्शाया है। ये मान लीजिए एक मेल पर्सन के अंदर नॉर्मल प्रोस्टेट है। अगर दोस्तों आप यहां पर नॉर्मल प्रोस्टेट को देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर जो ये यूरेथ्रल ल्यूमन है, ये यूरेथ्रल ल्यूमन का जो है वो डायमीटर ज्यादा है और यहां पर आप देखेंगे कि प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज में किसी प्रकार का एनलार्जमेंट नहीं है, प्रोस्टेट नॉर्मल है। ये एक नॉर्मल पर्सन की प्रोस्टेट है जिसमें आप देखिएगा ब्लेडर की साइज बढ़ी हुई नहीं है, प्रोस्टेट की साइज का इंक्रीजमेंट नहीं हुआ है और यूरेथ्रल ल्यूमन का डायमीटर ज्यादा है। इस वजह से ये पर्सन यहां पर इजीली यूरिन पास आउट कर पाएगा क्योंकि यहां पर यूरेथ्रल ल्यूमन की साइज क्या है, बड़ी है या उसका डायमीटर क्या है, ज्यादा है। अब अगर किसी भी वजह से आप देखें इस सेकंड डायग्राम को आप ध्यान से देखिए तो आप उसमें देखेंगे या आप उसमें पाएंगे कि यहां पर देखिए ये प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज जो है वहां पर उसके मुकाबले में यहां पर प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर एनलार्जमेंट हो गया है। इस प्रकार से इसके लोब की साइज बढ़ गई है और प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट होने की वजह से यहां पर एक तो हमें प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर स्वेलिंग या स्वोलन प्रोस्टेट ग्लैंड या बड़ी साइज की प्रोस्टेट ग्लैंड दिख रही है। इसकी वजह से यूरिनरी रिटेंशन वायर रिटेंशन की वजह से आपको देखने में मिलेगा कि यहां पर ब्लेडर साइज का भी एनलार्जमेंट हुआ है। दूसरा, इसमें यूरिन का फ्लो है जबकि इसमें यूरिनरी फ्लो के अंदर क्या आ रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि यहां पर यूरेथ्रल ल्यूमन क्या थी, वाइड थी, लेकिन यहां पर यूरेथ्रल ल्यूमन क्या हो गई है, बिल्कुल नैरो हो गई है, संकरी हो गई है। तो जो यूरिन पास आउट इजीली पर्सन कर पा रहा था, क्या ये बीपीएच वाली कंडीशन डेवलप होने के बाद में यूरिन पास आउट कर पाएगा? इसी को तो हम क्या कहते हैं, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया। इसी को हमने डिफाइन किया था, इट इज एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड with hypertrophy and hyperplasia resulting in narrowing of urethral lumen which cause obstruction in urinary flow। एनलार्जमेंट ग्लैंड का प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट होना हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया की वजह से, जिसकी वजह से यूरेथ्रल ल्यूमन का क्या हो जाना, नैरो हो जाना, और वो यूरिनरी फ्लो के अंदर क्या कोज करती है, ऑब्स्ट्रक्शन कोज करती है। सेम यहां पर लिखा हुआ भी है, देखो नॉर्मल यूरेथ्रा है जबकि ये कंप्रेस्ड यूरेथ्रा है, क्योंकि यहां पर नॉर्मल प्रोस्टेट है जबकि यहां पर एनलार्ज्ड प्रोस्टेट ग्लैंड है। यहां तक क्लियर है? अब अगर हम बात करें कि ये कंडीशन डेवलप क्यों होती है, क्या क्या रीजन या क्या क्या कोज रहे हैं जिसकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाता है। अगर हम बात करें इसके कोज की कि प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट के कोज क्या रहे होंगे, तो सबसे पहले ये अननोन, यानी अभी भी एग्जैक्ट ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं है जो ये डिफाइन कर पाए कि इस वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर एनलार्जमेंट या बीपीएच होता है। तो हमने फर्स्ट लिखा है अननोन। दूसरा हमने लिखा है बीपीएच अकर आफ्टर 50 ईयर ऑफ एज, यानी कि एक मेल पर्सन के अंदर एडवांसमेंट ऑफ एज या 50 साल से अधिक उम्र का हो जाना इस चीज को या इस बीपीएच वाली कंडीशन के लिए उस पर्सन को मोर वल्नरेबल बनाता है, मोर प्रोन बनाता है। यानी कि अगर हम बात करें तो बीपीएच जैसे जैसे एक मेल पर्सन की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके अंदर बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया बढ़ने के चांसेज है या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होने के चांसेज बढ़ जाते हैं। अब एज बढ़ने से ऐसे क्या होता है कि जिसकी वजह से बीपीएच हो जाता है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो पहला हमने लिखा है कोज के अंदर की एग्जैक्ट मैकेनिज्म आज तक पता नहीं है कि एग्जैक्ट क्या रीजन है, कुछ थ्योरीज कुछ दिए हुए हैं कंसेप्ट जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे। सेकंड हमने लिखा है कि उम्र का बढ़ना भी किसी पर्सन के अंदर बीपीएच के चांसेज बढ़ा देता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है मेल पर्सन की वैसे वैसे उसके अंदर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के चांसेज बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अपने लिखा है यहां पर ड्यू टू डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ड्यू टू डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन, या अपन ने लिखा है ड्यू टू डीएचटी। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कौन सा हार्मोन है जो बीपीएच के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो आंसर देंगे डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन या इसी को हम कहते हैं डीएचटी। इसके अलावा अगर हम बात करें हाई प्रोटीन इनटेक, हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर हिस्टोजेनेसिस, हिस्टोजेनेसिस मींस टिश्यू फॉर्मेशन के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट जरूरी होता है, तो आंसर देते हैं प्रोटीन। अब अगर किसी पर्सन के अंदर नॉर्मल प्रोटीन इनटेक से भी ज्यादा हायर अमाउंट में प्रोटीन का इनटेक है, जितना ज्यादा प्रोटीन का इनटेक होगा उतना ही ज्यादा उस पर्सन के अंदर हिस्टोजेनेसिस या टिश्यू फॉर्मेशन होगा। तो ज्यादा प्रोटीन का इनटेक भी किसी पर्सन के अंदर क्या कर सकता है, कोलोरेक्टल कैंसर कोज कर सकता है। ज्यादा प्रोटीन का इंटेक किसी पर्सन के अंदर बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कोज कर सकता है। तो हाई प्रोटीन इंटेक की वजह से बीपीएच हो सकता है।
उम्र का बढ़ना भी प्रोस्टेट कैंसर या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के लिए एक प्रकार का रिस्क फैक्टर है। और एक हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है बीपीएच के लिए, जिसका नाम है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन या डीएचटी, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन, या जिसको हमने क्या लिखा है, डीएचटी। अब अगर हम बात करें इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, किस प्रकार से या कौन कौन से जोन के अंदर, पैथोफिजियोलॉजी से पहले हम बात कर रहे हैं जोन ऑफ प्रोस्टेट। अगर हम प्रोस्टेट ग्लैंड के जोन की बारे में बात करें तो अपन ने पहली बात इसके एनाटॉमी वाले पोर्शन के अंदर भी डिस्कस किया था कि प्रोस्टेट के कौन कौन से जोन होते हैं, तो उसमें अपन ने डिस्कस किया था, कुछ याद आ रहा है? इस प्रकार से अपन ने बात की थी प्रोस्टेट ग्लैंड की। फिर हमने बात की थी कि अंदर की ओर जो ये यूरेथ्रल ल्यूमन है, इस यूरेथ्रल ल्यूमन के पास में जो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो जोन होता है अंदर की ओर सबसे भीतरी जोन, उस जोन को अपन ने नाम दिया था सेंट्रल जोन। इस जोन को हमने क्या नाम दिया था? सेंट्रल जोन। उसके बाद में सेकंड अपन ने डिस्कस किया था कि जो सबसे इसका आउटर जोन है, जो इसका सबसे बाहरी हिस्सा है या जो सबसे बाहर का जोन है, इस बाहरी जोन को अपन ने इसका नाम दिया था पेरिफेरल जोन। बाहरी जोन को अपन ने क्या नाम दिया था? पेरिफेरल जोन। और उसके बाद में अपन ने बात की कि जो इसका मिडल वाला जोन है, इस मिडल वाले जोन को अपन ने क्या नाम दिया था? ट्रांजिशनल जोन। अगर हम प्रोस्टेट के जोन की बात करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड में बेसिकली 3 जोन होते हैं। जो अंदर की ओर यूरेथ्रल ल्यूमन होती है, जो कि यूरिन को लेकर के आती है, इस यूरेथ्रल ल्यूमन के बिल्कुल पास में अंदर ही अंदर का जो प्रोस्टेट ग्लैंड का जोन होता है, जो सबसे भीतरी जोन होता है, वो सबसे भीतर का जोन जो यूरेथ्रल ल्यूमन के पास का होता है वो कहलाता है सेंट्रल जोन। सबसे अंदर का सेंट्रल जोन, देन बीच वाला जो होता है वो ट्रांजिशनल जोन, और सबसे बाहर का जो जोन होता है उसको हम कहते हैं पेरिफेरल जोन। तो प्रोस्टेट ग्लैंड के 3 जोन है, सेंट्रल, ट्रांजिशनल और पेरिफेरल। अगर हम बात करें यहां पर प्रोस्टेट कैंसर या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, यानी कि मैलिग्नेंसी या मैलिग्नेंट ट्यूमर या बीपीएच या बिनाइन ट्यूमर की बात करें तो होने को तो वो किसी भी जोन में हो सकता है। यानी कि ट्यूमर चाहे वो मैलिग्नेंट हो चाहे वो बिनाइन हो, होने को तो बेसिकली वो किसी भी जोन में हो सकता है। लेकिन फिर भी देखा गया कि जितने भी प्रोस्टेट के मैलिग्नेंट ट्यूमर या जो कैंसर होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड के जितने भी मैलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसर होते हैं वो तो होते हैं मोस्टली इस पेरिफेरल जोन में। और जो बिनाइन ट्यूमर या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होता है या जो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी होती है वो मोस्टली किस में होता है? तो आंसर देंगे हम ट्रांजिशनल जोन में। अगर मैं आपसे पूछूं प्रोस्टेट के जोन कितने? 3। सबसे अंदर ट्रांजिशनल, सेंट्रल, बीच में ट्रांजिशनल और सबसे बाहर पेरिफेरल जोन। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये प्रोस्टेट का कैंसर या बीपीएच किस जोन में हो सकता है, तो आंसर देंगे कि होने को तो वो किसी भी जोन में हो सकता है। कैंसर या बिनाइन ट्यूमर जो है वो सेंट्रल जोन में हो सकता है, वो ट्रांजिशनल में हो सकता है और वो पेरिफेरल में हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो बीपीएच मोस्ट ऑफ टाइम या मोस्टली जो होते हैं वो होते हैं ट्रांजिशनल जोन में या मिडिल जोन में, और प्रोस्टेट के जो कैंसर होते हैं वो मोस्ट ऑफ टाइम या मोस्टली जो होते हैं वो पेरिफेरल या आउटर जोन में होते हैं। तो ये तो हमने बात की जोन के अकॉर्डिंग कि अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोस्टेट के कितने जोन होते हैं तो 3 जोन होते हैं। सबसे भीतरी जोन सेंट्रल जोन कहलाता है, मिडिल का जोन ट्रांजिशनल जोन कहलाता है और आउटर जोन पेरिफेरल जोन कहलाता है। मेनली कैंसर पेरिफेरल जोन में होता है जबकि बिनाइन ट्यूमर ट्रांजिशनल जोन में होते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं लॉब्स की कि प्रोस्टेट के बेसिकली लोब कितने होते हैं, तो अगर अपन आप बात करें प्रोस्टेट के तो टोटल 5 लोब होते हैं। ये मान लीजिए इस प्रकार से प्रोस्टेट ग्लैंड का अपन सेक्शन देखें, इस प्रकार से प्रोस्टेट ग्लैंड के 5 लोब होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 5 लोब कौन कौन से होते हैं तो 2 पोस्टीरियर लोब होते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि इसके अलावा और कौन से जोन होते हैं तो हम आंसर देंगे कि 2 पोस्टीरियर लोब के अलावा 2 लेटरल लोब होते हैं। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो एक इसका जो होता है वो आगे की और फ्रंट का जो है ये क्या होता है? मीडियन लोब। यानी कि एक होता है मीडियन लोब, 2 होते हैं लेटरल, लेफ्ट लेटरल और राइट लेटरल, 2 होते हैं पोस्टीरियर लोब, लेफ्ट पोस्टीरियर और राइट पोस्टीरियर लोब। प्रोस्टेट ग्लैंड के जोन तो 3 होते हैं, जोन मींस एरियाज। 5 खंड या लोब होते हैं। 5 लोब में 2 होते हैं पोस्टीरियर लोब, 2 होते हैं लेटरल लोब, एक होता है मीडियन लोब। लेफ्ट पोस्टीरियर, राइट पोस्टीरियर, लेफ्ट लेटरल, राइट लेटरल और एक होता है मीडियन लोब।
इनकी बात करें तो होने को तो बिनाइन या मैलिग्नेंट ट्यूमर किसी भी लोब में हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ टाइम या मोस्टली जो होते हैं बिनाइन वाले ट्यूमर होते हैं वो तो होते हैं कौन से लोब में, लेटरल लोब में। और मोस्ट ऑफ टाइम प्रोस्टेट के जो कैंसर होते हैं वो कैंसर बेसिकली किस लोब में होते हैं, पोस्टीरियर लोब में। यहां तक क्लियर है। अगर हम बात करें प्रोस्टेट के 3 जोन होते हैं, सेंट्रल, ट्रांजिशनल, पेरिफेरल। किसी में भी बिनाइन या मैलिग्नेंट ट्यूमर हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ टाइम बिनाइन ट्यूमर जो होता है वो होता है ट्रांजिशनल में, जबकि मैलिग्नेंसी या कैंसर जो प्रोस्टेट का होता है वो होता है पेरिफेरल जोन में। प्रोस्टेट ग्लैंड के 5 लोब होते हैं, 2 होते हैं पोस्टीरियर लोब, 2 होते हैं लेटरल लोब, 1 होता है मीडियन लोब। होने को बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर किसी भी लोब में हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ टाइम जो कैंसर होते हैं प्रोस्टेट के वो होते हैं पोस्टीरियर लोब में, और जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं वो मोस्टली कौन से में होते हैं, तो हम आंसर देंगे लेटरल लोब में। यहां तक आई थिंक क्लियर है क्या। अगर हम बात करें इसके बाद में कि किस प्रकार से प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर बीपीएच या एनलार्जमेंट होता है, इसकी हम अगर पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो देखिएगा कुछ पॉइंट्स हमने यहां पर लिखे हुए हैं पैथोफिजियोलॉजी के। सबसे पहला हमने लिखा हुआ है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज बाय टेस्टिस। ये सबको पता है मेल हार्मोन है। अगर हम बात करें कि ये टेस्टोस्टेरोन कहां से रिलीज होता है तो हमने लिखा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो कहां से रिलीज होगा, तो आंसर देंगे हम टेस्टिस से। उसके बाद में हमने लिखा है कि ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है गोज टू प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बाइंड विद एंड्रोजन रिसेप्टर प्रोटीन। ये मान लीजिए प्रोस्टेट ग्लैंड है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो टेस्टिस के द्वारा जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज हो रहा है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ब्लड के साथ सर्कुलेट होते हुए प्रोस्टेट ग्लैंड में आता है। हमने लिखा है पहला कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो रिलीज बाय टेस्टिस। टेस्टिस के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, वहां से रिलीज होने के साथ साथ ये ब्लड के द्वारा जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर, गोज टू प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बाइंड विद एंड्रोजन रिसेप्टर प्रोटीन। ये मान लीजिए प्रोस्टेट ग्लैंड की सेल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड है तो ऑब्वियसली सेल से मिलकर के बनी होगी। ये प्रोस्टेट ग्लैंड की सेल्स है। इन सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर पाए जाते हैं। रिसेप्टर मींस प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, और कोई भी हार्मोन और एंजाइम जब जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड में तो सबसे पहले इस रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होता है, और वो रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर के देन एक्शन परफॉर्म करता है। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये प्रोस्टेट ग्लैंड में जाकर के यहां पर प्रोस्टेट ग्लैंड की सेल के ऊपर एक प्रोटीन का टुकड़ा पाया जाता है जिसको हम कहते हैं एंड्रोजन रिसेप्टर प्रोटीन। यानी कि ये जो प्रोटीन का टुकड़ा है इसका नाम है एंड्रोजन रिसेप्टर प्रोटीन। ये एंड्रोजन रिसेप्टर प्रोटीन के साथ आकर के क्या यहां पर बाइंड हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन मान लीजिए ब्लड के साथ प्रोस्टेट ग्लैंड में आया और जाकर के इस प्रोटीन के टुकड़े के साथ बाइंड हो गया, इस प्रोटीन के टुकड़े के साथ जुड़ गया, और इसके साथ जुड़ने के बाद में क्या होता है, कोज नॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड अप टू 18 to 21 ईयर ऑफ एज। 18 से 21 साल तक जैसे जैसे एक मेल पर्सन की बॉडी के अंदर ग्रोथ होती रहती है, ठीक उसी प्रकार से उस ग्रोइंग फेज के अंदर ये टेस्टोस्टेरोन इन एंड्रोजन रिसेप्टर प्रोटीन के साथ जुड़ करके इस प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज के अंदर ग्रोथ करवाता है नॉर्मल। यहां अबनॉर्मल ग्रोथ नहीं हो रही है, ये प्रोस्टेट की नॉर्मल ग्रोथ करवा रहा है, प्रोस्टेट का नॉर्मल मैच्योरेशन करवा रहा है। और ये कब तक चलती रहेगी प्रोसेस, ये 18 से 21 साल तक की उम्र तक। क्लियर है। अब 18 से 21 साल तक ये टेस्टोस्टेरोन जाकर के प्रोस्टेट की ग्रोथ करवा रहा है, प्रोस्टेट को मैच्योर करवा रहा है। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में या उसके प्रभाव में प्रोस्टेट ग्लैंड नॉर्मल मैच्योर होती है, अपनी ग्रोथ करती है, तो हम आंसर देंगे टेस्टोस्टेरोन। अगर मैं आपसे पूछूं टेस्टोस्टेरोन कहां से रिलीज होता है तो हम आंसर देंगे टेस्टिस के द्वारा। टेस्टिस के द्वारा रिलीज होने वाला टेस्टोस्टेरोन जब प्रोस्टेट ग्लैंड में जाता है तो कौन से रिसेप्टर के साथ जुड़ता है, तो आंसर देंगे एंड्रोजन रिसेप्टर प्रोटीन के साथ। ये एंड्रोजन रिसेप्टर प्रोटीन कहां पाए जाते हैं, तो ये कहेंगे कि प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सेल है उन कोशिकाओं की सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली पर पाए जाते हैं।
उसके साथ ये टेस्टोस्टेरोन बाइंड होने के बाद में क्या करता है, तो हम आंसर देंगे कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड सेल जो है उसकी नॉर्मल ग्रोथ करवा करके प्रोस्टेट का नॉर्मल मैच्योरेशन करवाता है। कब तक मैच्योरेशन करवाता है, ये 18 से 21 साल तक की उम्र तक मैच्योरेशन करवाता है। यहां तक मैच्योरेशन करवाएगा। उसके बाद में 18 से 21 साल जब उम्र शुरू हो जाती है, उसके बाद में एक पर्सन की रिप्रोडक्टिव एज आती है। रिप्रोडक्टिव एज यानी कि प्रजनन काल, बच्चे पैदा करने की उम्र, बालिग अवस्था चली गई। अब उसकी आ गई है उम्र कौन सी, बच्चे पैदा करने वाली। और हमें पता है बच्चे पैदा करने हैं तो एक मेल पर्सन को बच्चा पैदा करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, स्पर्म बनाने पड़ेंगे, शुक्राणु बनाने पड़ेंगे, स्पर्म फॉर्मेशन करना पड़ेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस करना पड़ेगा। क्लियर है? देखिए एक बार फिर से, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से रिलीज हुआ। रिलीज होने के बाद में ब्लड के साथ प्रोस्टेट ग्लैंड में गया और प्रोस्टेट ग्लैंड की सेल पे पाए जाने वाले प्रोटीन जिसका नाम है एंड्रोजन रिसेप्टर प्रोटीन के साथ जुड़ा। जुड़ने के बाद में वो 18 से 21 साल तक आता रहता है रिलीज होकर के और प्रोस्टेट ग्लैंड की नॉर्मल मैच्योरेशन या ग्रोथ करवाता रहता है। 21 साल में जाकर के उस पर्सन की प्रोस्टेट मैच्योर हो गई, डेवलप हो गई। अब उसकी रिप्रोडक्टिव एज या प्रजनन अवस्था आ गई और रिप्रोडक्टिव पीरियड के दौरान उसको रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजनन के लिए क्या करना होता है, स्पर्म प्रोडक्शन करना होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस करना होता है। तो ये स्पर्म फॉर्मेशन भी कहां होंगे, टेस्टिस में। और टेस्टिस में ही कौन रिलीज हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन। तो ये टेस्टिस में रिलीज होने वाला टेस्टोस्टेरोन अब किसके काम में आने लग जाएगा, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। अरे आप मुझे बताएं ये स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म फॉर्मेशन की जो पीक एज होती है, आई थिंक मैं कह सकता हूं वो 15 से लेकर के 45 साल तक है। 15 से 45 साल की अवस्था के दौरान वो रिप्रोडक्शन के लिए लाइफ पार्टनर के साथ टाइम बिताएगा और उस दौरान उसको किसकी जरूरत है, स्पर्म की जरूरत है। लेकिन जैसे जैसे ही 50 साल की उम्र हो जाएगी, 50 साल की उम्र के बाद में वो पर्सन वो काम नहीं कर पाएगा जो वो जवानी के दौरान कर रहा था। अब उसको स्पर्मेटोजेनेसिस की इतनी जरूरत नहीं है। अगर उसमें दम था तो उसने जो करना था वो रिप्रोडक्टिव एज के दौरान कर लिया। उस दौरान उसने भर भर के स्पर्म बना दिए, विकिडोनर की तरह बना लिए। जितना उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस था होना था वो हो गया। अब इतना स्पर्मेटोजेनेसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिएगा टेस्टोस्टेरोन बन तो रहा है लेकिन इतना अब काम नहीं आएगा क्योंकि इतना स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं करना है। टेस्टिस बना रहे हैं लेकिन उसका यूटिलाइज नहीं हो रहा है। अब टेस्टिस के द्वारा टेस्टोस्टेरोन बन रहा है लेकिन यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो आप बताएं ब्लड के अंदर सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अरे टेस्टोस्टेरोन बन तो उतना ही रहा है लेकिन अब काम नहीं आ रहा है, कंज्यूम नहीं हो रहा है, यूटिलाइज नहीं हो रहा है। आपकी जेब में पैसे तो रोज डेली बराबर आ रहे हैं लेकिन आपने अब खर्च करने बंद कर दिए। खर्च नहीं करोगे तो जेब में धीरे धीरे पैसे बढ़ने लग जाएंगे। सेम वही बात है, टेस्टोस्टेरोन बन तो रहा है लेकिन यूज कम हो गया 50 साल की उम्र के बाद में, तो धीरे धीरे ब्लड के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ने लग जाएगा। सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ने लग गया है कब, 50 साल की उम्र के बाद में। अब एक तरफ तो 50 साल की उम्र के बाद में सीरम टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ने लग गया धीरे धीरे क्योंकि यूटिलाइज नहीं हो रहा। उसी दौरान ओल्ड एज में, और यहां ओल्ड एज का मतलब आफ्टर 50 ईयर, उसी दौरान ओल्ड एज में, उसी दौरान ओल्ड एज में यानी कि कब, 50 साल की उम्र के बाद में प्रोस्टेट ग्लैंड सेल रिलीज 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम। 50 साल की उम्र के बाद में जो प्रोस्टेट ग्लैंड थी उस प्रोस्टेट ग्लैंड की सेल के द्वारा एक एंजाइम यहां पर रिलीज होने लग गया, और ये जो एंजाइम यहां पर रिलीज होकर के ब्लड में आ रहा है, उस ब्लड में आने वाले इस एंजाइम का नाम क्या है, 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम। ब्लड के अंदर पहले से ही क्या बढ़ा हुआ है, टेस्टोस्टेरोन, और अभी ब्लड के अंदर प्रोस्टेट से जो एंजाइम आ रहा है उसका नाम क्या है, 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम। दोस्तों यहां पर देखने को हमें यह मिल रहा है कि शुरू में टेस्टोस्टेरोन जो है वो अपने टेस्टिस से रिलीज होता है। टेस्टिस से रिलीज होने वाला टेस्टोस्टेरोन प्रोस्टेट ग्लैंड में जाकर के प्रोस्टेट ग्लैंड की सेल पे पाए जाने वाले प्रोटीन जिसको हम एंड्रोजन रिसेप्टर प्रोटीन कहते हैं उसके साथ जुड़ता है। उसके साथ जुड़ करके 18 से 21 साल तक प्रोस्टेट ग्लैंड की नॉर्मल ग्रोथ करवाता है।
उसके बाद में 15 से 45 साल के दौरान रिप्रोडक्टिव एज या प्रजनन अवस्था के दौरान ये रिप्रोडक्शन या प्रजनन के लिए काम में आता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। 50 साल की उम्र के बाद में जब स्पर्मेटोजेनेसिस कम हो जाता है तो टेस्टोस्टेरोन बन तो उतना ही रहा है लेकिन काम नहीं आ रहा है बॉडी में, तो धीरे धीरे ब्लड में सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ रहा है। उसी दौरान प्रोस्टेट ग्लैंड की सेल 50 साल की उम्र के बाद में एक एंजाइम रिलीज करती है जिसका नाम है 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम। ब्लड के अंदर टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ है और उसी टेस्टोस्टेरोन को उस दौरान क्या मिल रहा है, ये मान लीजिए ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या है, एक तो यहां पर टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ है और उस टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ है, टेस्टोस्टेरोन के साथ में जाकर के एक एंजाइम जुड़ रहा है, उस एंजाइम का नाम है 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम। ये जो 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम है ये जब ब्लड में जाएगा और टेस्टोस्टेरोन के साथ जुड़ेगा तो जुड़ते ही इस टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट करता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में। जैसे ये 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम इस टेस्टोस्टेरोन के साथ जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ते ही इस टेस्टोस्टेरोन को इसके एक पावरफुल रूप में कन्वर्ट कर देता है, और जो टेस्टोस्टेरोन का भी पावरफुल रूप है, पावरफुल टाइप है, उसको हमने लिखा है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। इस टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट किस में कर देता है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में। ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है, 1000 गुना ज्यादा पोटेंशियल है। यानी कि जितना काम टेस्टोस्टेरोन कर सकता है उससे 1000 गुना ज्यादा काम डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन करेगा। जितनी ग्रोथ प्रोस्टेट ग्लैंड की टेस्टोस्टेरोन करवा सकता है उससे 1000 गुना ज्यादा कैपेसिटी है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन करवा देगा। अब जैसे जैसे ओल्ड एज होती जाएगी टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा और उस टेस्टोस्टेरोन का कन्वर्जन किस में बढ़ता जाएगा, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में। क्या मैं कह सकता हूं उम्र बढ़ने के साथ साथ उस पर्सन की या उस मेल पर्सन के ब्लड में डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बनने लग जाएगा। जैसे जैसे डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बनेगा ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन अब जाकर के जो प्रोस्टेट ग्लैंड की सेल थी जिसके दौरान जहां पर पहले शुरू में टेस्टोस्टेरोन यहां पर जुड़ता था एंड्रोजन रिसेप्टर प्रोटीन के साथ, पहले जब इसकी नॉर्मल ग्रोथ हो रही थी तो इस एंड्रोजन रिसेप्टर प्रोटीन के साथ जुड़ रहा था टेस्टोस्टेरोन, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अब वहां पर टेस्टोस्टेरोन ना जुड़ करके क्या जुड़ेगा, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन यहां पर जुड़ना शुरू हो जाएगा। और हमें पता है ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जब यहां पर जुड़ेगा तो ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन से कितने गुना ज्यादा पावरफुल है, 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है तो अरे बताओ क्या ये 1000 गुना ज्यादा काम करेगा, क्या ये 1000 गुना ज्यादा सेल की साइज बढ़ाएगा, क्या ये 1000 गुना सेल के 1000 गुना ज्यादा सेल के नंबर बढ़ाएगा। और आप मुझे बताएं सेल के अगर नंबर बढ़ने लग जाए कंडीशन क्या कहलाएगी, हाइपरप्लेजिया। सेल के अगर साइज बढ़ने लग जाए कंडीशन क्या कहलाएगी, हाइपरट्रोफी। हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रोफी जैसे जैसे हो जाएगी प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज छोटी होती जाएगी कि बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये होने वाली ग्रोथ जो होती है वो एक कैप्सूल से बंद रहेगी। आप बताएं ये कैसा बीपीएच बिनाइन ट्यूमर है कि मैलिग्नेंट, आंसर देंगे ये बिनाइन ट्यूमर है। इसकी वजह से क्या यूरेथ्रल ल्यूमन नैरो हो रही है, आंसर आप देंगे यस हो रही है। और अगर यहां पर यूरेथ्रल ल्यूमन नैरो हो रही है तो आप मुझे बताएं यूरिन पास आउट करना इजी रहेगा या मुश्किल रहेगा, आंसर जाएगा मुश्किल रहेगा। दैट इज ऑल अबाउट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रोफी। कुछ भी रटना नहीं है, सिर्फ आपको पॉइंट समझने हैं। हमने सिर्फ इतनी बात की है सिंपल पैथोफिजियोलॉजी कि टेस्टिस के द्वारा एक हार्मोन रिलीज होता है जो टेस्टोस्टेरोन कहलाता है। टेस्टोस्टेरोन प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जाता है ब्लड के साथ सर्कुलेट होते हुए, और प्रोस्टेट ग्लैंड की सेल पे एक प्रोटीन का टुकड़ा पाया जाता है जिसका नाम है एंड्रोजन रिसेप्टर प्रोटीन। ये उस टुकड़े के साथ जुड़ता है और जुड़ करके उस सेल की साइज बढ़ाता है, उसके नंबर बढ़ाता है नॉर्मल, और नॉर्मल प्रोस्टेट की ग्रोथ करता है 18 से 21 साल तक। 21 साल होते होते प्रोस्टेट ग्लैंड डेवलप हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। उसके बाद में उस मेल पर्सन के अंदर रिप्रोडक्टिव एज आ जाती है 15 से लेकर के 45 साल की, और उस रिप्रोडक्टिव एज के दौरान रिप्रोडक्शन के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस जरूरी होता है मेल में, और यह टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस में काम में आने लग जाता है। अब जैसे जैसे एज बढ़ती है
और रिप्रोडक्टिव एज जैसे ही खत्म होती है 45 से 50 साल के बाद में स्पर्मेटोजेनेसिस धीरे धीरे कम हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन बन तो उतना ही रहा है, फैक्ट्री से आ तो उतना ही रहा है, लेकिन आगे कंज्यूम नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे ब्लड में उसका स्टॉक बढ़ जाता है। ब्लड में सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है उम्र बढ़ने के साथ, और उसी दौरान प्रोस्टेट ग्लैंड की सेल के द्वारा एक एंजाइम प्रोड्यूस हो जाता है जिसका नाम है 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम। ये एंजाइम वहां से रिलीज होकर के ब्लड में जाता है। ब्लड में जाते ही इसको क्या मिलता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इस एंजाइम के साथ बाइंड होते ही बन जाता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जो कि नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन से 1000 गुना ज्यादा पोटेंशियल है। और ये ब्लड में बनने वाला डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ब्लड के साथ सर्कुलेट होते हुए प्रोस्टेट में जाता है, और प्रोस्टेट में जाकर के एंड्रोजन रिसेप्टर प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है, और जो काम टेस्टोस्टेरोन करता है उससे 1000 गुना ज्यादा काम करेगा। प्रोस्टेट ग्लैंड की सेल की साइज बढ़ा देगा तो हाइपरट्रोफी करेगा, और वहां पर सेल के नंबर बढ़ा देगा तो हाइपरप्लेजिया करेगा। जैसे जैसे हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया होगा प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट होगा। जैसे जैसे एनलार्जमेंट होगा यूरेथ्रल ल्यूमन नैरो होगी। जैसे जैसे ल्यूमन नैरो होगी यूरिनरी फ्लो में क्या आएगा? ऑब्स्ट्रक्शन। अरे बताओ ऑब्स्ट्रक्शन आएगा या नहीं? यस और नो? आंसर जाएगा यस। अब अगर हम बात करें कि ये मान लीजिए बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या बीपीएच डेवलप हो गया, उसके बाद में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा, तो देखिएगा अपन 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको ये सारा पैथोफिजियोलॉजी समझ में आ गई कि प्रॉब्लम क्या आ रही है वो समझ में आ गई, तो आपको साइन एंड सिम्टम भी समझ में आ जाएंगे। मान लीजिए अगर अपन बात करें, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये नॉर्मल प्रोस्टेट है, और इस ब्लैडर के अंदर क्या है? ये यूरिन है। ठीक है। अब हम बीपीएच में क्या पढ़ रहे हैं? हम बीपीएच में पढ़ रहे हैं कि यहां पर प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट होगा। जैसे जैसे प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट होगा यूरेथ्रल ल्यूमन क्या हो जाएगी? नैरो हो जाएगी। नैरो हो जाएगी तो यूरिनरी फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। मेनली इसमें जो डोमिनेंट फीचर होगा वो कहीं न कहीं यूरिनरी फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन का होगा। अब अगर अपन बात करें जैसे जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट होगा, सबसे पहला कौन सा फीचर देखने को मिलेगा? तो इसको अपन ने यहां पर लिखा है अर्ली साइन। अगर मैं आपसे बात करूं कि प्रोस्टेट ग्लैंड के एनलार्जमेंट के बाद में अर्ली साइन क्या आएगा, तो आपका फोकस एक ही वर्ड पे जाना चाहिए कि यूरिनरी फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। और अर्ली साइन को हमने लिखा है डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड या इसको हम कह सकते हैं डिक्रीज या कम होना साइज एंड फोर्स ऑफ यूरिनरी स्ट्रीम। साइज, यूरिनरी स्ट्रीम का मतलब है धार। स्ट्रीम मीन्स धार। किसकी धार? तो हम कहेंगे मूत्रधार। यूरिनरी स्ट्रीम मीन्स क्या? मूत्रधार। जो यहां पर यूरिन पास आउट करते वक्त पहले उस पर्सन का जब यूरेथ्रल ल्यूमन नॉर्मल था तो एक अच्छे से धार बन रही थी, अच्छे से वो बड़ी साइज का यूरिनरी स्ट्रीम, बड़ी साइज का धार या प्रेशर के साथ यूरिन पास आउट कर पा रहा था। लेकिन जैसे जैसे यहां पर प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट हुआ, जैसे जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट हुआ, यहां पर क्या होगा? यूरिनरी स्ट्रीम जो है वो क्या हो जाएगी? उसकी एक तो साइज कम हो जाएगी, क्योंकि उतना प्रेशर के साथ यूरिन पास आउट नहीं कर पाएगा, तो एक तो साइज क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और दूसरा उसके अंदर फोर्स क्या हो रहा है? वो भी क्या होगा? डिक्रीज। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे ही प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट होगा, जो फर्स्ट सिम्टम या अर्ली साइन जो आएगा वो आएगा डिक्रीज साइज एंड फोर्स ऑफ यूरिनरी स्ट्रीम। मूत्रधार की साइज और उसके फोर्स की क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। यही इसका क्या कहलाएगा? अर्ली साइन, डिमिनिश्ड साइज एंड फोर्स ऑफ यूरिनरी स्ट्रीम। क्यों हो रहा है? क्योंकि यूरेथ्रल ल्यूमन क्या हो रही है? नैरो। अब अगर यहां पर एनलार्जमेंट हो गया, नैरो हो गया, जिसकी वजह से यूरिनरी स्ट्रीम जो है उसकी साइज और फोर्स कम हो गया,
तो नॉर्मली जितना वो पर्सन यूरिन पास आउट कर लेता है, क्या उतना यूरिन पास आउट कर पाएगा? और अगर उतना यूरिन पास आउट नहीं कर पाएगा, मान लीजिए इसमें 400 ml यूरिन कलेक्ट हुआ है शुरू में, 400 में से उस पर्सन ने 150 ml यूरिन पास आउट कर दिया, 150 ml यूरिन पास आउट करने के बाद में भी अंदर कितना बच गया? तो हम कहेंगे 250 ml यूरिन कलेक्ट रह जाएगा। तो आप मुझे बताएं कि ये ब्लेडर कंप्लीटली एम्प्टी हो रहा है कि इनकम्प्लीट एम्प्टी हो रहा है? ये इनकम्प्लीट एम्प्टी हो रहा है मेरे दोस्तों, इसीलिए हमने यहां पर लिखा है इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ यूरिनरी ब्लेडर। यूरिनरी स्ट्रीम की साइज और फोर्स का कम हो जाना, उसकी वजह से पर्सन प्रॉपर यूरिन पास आउट नहीं कर पाता है, ब्लेडर एम्प्टी नहीं हो पाएगा। और अगर ब्लेडर एम्प्टी नहीं हो पाएगा तो इसकी वजह से यहां पर हमने लिखा है इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ यूरिनरी ब्लेडर। यूरिनरी ब्लेडर यहां पर कंप्लीटली एम्प्टी नहीं हो पाएगा, पूर्ण रूप से खाली नहीं हो पाएगा। अब मान लीजिए 400 ml यूरिन कलेक्ट था, उसमें से 150 ml यूरिन खाली हो पाया, ब्लेडर में कितना बच गया? 250 ml। अब 250 ml जब यूरिन ब्लेडर के अंदर यहां पर बच गया है, तो आप मुझे बताएं, यहां पर हमने पहले जब मिक्चुरेशन प्रोसेस पढ़ी थी तब अपन ने डिस्कस किया था कि जब ब्लेडर के अंदर 200 से 250 ml यूरिन कलेक्ट हो जाता है तो वॉइडिंग के सेंसेशन चले जाते हैं ब्रेन के पास। और यहां पे तो आप देख रहे हैं कि 400 में से 150 निकला है, तो 250 ml तो ऑलवेज ब्लेडर में बचा हुआ है। और अगर ब्लेडर में 250 ml ऑलवेज यूरिन बचा हुआ है तो क्या कंटिन्यूअसली यूरिन पास आउट करने के सेंसेशन ब्रेन के पास जाएंगे? ब्रेन के पास में कंटिन्यूअसली वॉइडिंग के सेंसेशन जाएंगे तो वहां से वापस मोटार रेस्पॉन्स भी आएगा। और इसकी वजह से उस पर्सन के अंदर अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी, उस पर्सन के अंदर अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी बनी रहेगी। उस पर्सन को तुरंत और बार बार यूरिन पास आउट करने की इच्छा होगी, क्योंकि पर्सन का ब्लेडर कंप्लीटली एम्प्टी नहीं हो रहा है। और ये कंप्लीटली एम्प्टी नहीं हो रहा है तो लगातार सेंसरी इंपल्स जा रहे हैं यूरिन पास आउट करने के, और मोटार कमांड आ रही है, इसलिए उस पर्सन को बार बार और उसको सडन यूरिन पास आउट करने की इच्छा हो रही है, जिसको हमने लिखा है अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। अब उस पर्सन के अंदर अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी है, यूरिन पास आउट नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर मान लीजिए यूरिन 250 ml बचा हुआ है। और जैसे ही उसको यूरिन पास आउट करने की इच्छा होगी, उसके बाद में यूरिन लीकेज होगा, यूरिन की ड्रॉप बाय ड्रॉप यहां पे क्या होगी? लीकेज होगी। अब ये यूरिन की लीकेज क्या हो रही है? ड्रॉप बाय ड्रॉप हो रही है, इनकॉन्टिनेंस। और ये यूरिन लीकेज कब हो रहा है? जब उस पर्सन को बार बार यूरिन करने की इच्छा हो रही है, नीड हो रही है। तो यहीं पर अपन ने लिखा है यूरिन लीक आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग नीड टू यूरिनेट। एक पर्सन को यूरिन पास आउट करने की तीव्र इच्छा होने के बाद में अनैच्छिक रूप से यूरिन का बूंद बूंद रूप से निकलना, एक पर्सन को यूरिन पास आउट करने की तीव्र इच्छा या स्ट्रॉन्ग नीड होने के बाद में अनैच्छिक रूप से या इनवॉलेंटरली ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन का लीकेज होना, यह कंडीशन कहलाती है अर्ज इनकॉन्टिनेंस। अर्ज इनकॉन्टिनेंस का मतलब है एक पर्सन को यूरिन पास आउट करने की स्ट्रॉन्ग अर्ज होने के बाद में, स्ट्रॉन्ग इच्छा होने के बाद में, स्ट्रॉन्ग नीड होने के बाद में यूरिन का इनवॉलेंटरली ड्रॉप बाय ड्रॉप लीकेज होना क्या कहलाएगा? अर्ज इनकॉन्टिनेंस। उसके बाद में ओलिग्यूरिया। जब पर्सन यूरिन पास आउट नहीं कर पाएगा तो उसका 24 आवर्स का यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, कंडीशन क्या कहलाएगी? ओलिग्यूरिया। नेक्स्ट हमने लिखा है नॉक्चूरिया। नॉक्चूरिया का मतलब है कि रात में यूरिन ज्यादा पास आउट कर पाएगा। रात में क्या होता है कि बॉडी की जितनी भी स्मूथ मसल्स है वो स्लाइटली रिलैक्स होती है, तो यहां पर यूरेथ्रा की भी स्मूथ मसल्स नाइट में रिलैक्स रहेगी, तो थोड़ा सा ल्यूमन जो दिन के कंपैरिजन में नाइट में क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा। जितना यहां पर नैरोविंग डे में मिलेगी उतनी नाइट में कम होगी, क्योंकि यहां की जो यूरेथ्रा की स्मूथ मसल होगी वो थोड़ी रिलैक्स हो जाएगी। तो नाइट टाइम में पर्सन यूरिन पास आउट ज्यादा करेगा, इसलिए इसको हमने लिखा है नॉक्चूरिया। नॉक्चूरिया के बाद में लिखी अपन ने हेसिस्टेंसी। हेसिस्टेंसी का मतलब होता है संकोच। मान लीजिए संकोच या इस हेसिस्टेंसी को अपने समझें तो किसी भी एक्टिविटी को शुरू करने से पहले उसके आउटकम में जो पेनफुल रिजल्ट हमें मिलेंगे, उस पेनफुल रिजल्ट को माइंड में रखते हुए उस एक्टिविटी को शुरू ही नहीं कर पाना, वो कहलाता है हेसिस्टेंसी। कैसे? जैसे अभी मैं बैठा हूं क्लास के अंदर,
क्लास के अंदर बैठा हूं और आज मुझे बोल दिया गया है कि कल आपको आगे आकर के एक टॉपिक प्रेजेंट करना है। अब उसके बाद में हुआ क्या, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे उस टॉपिक का कंटेंट मालूम नहीं है, मेरे में एक्सप्लेन करने की एबिलिटी नहीं है, मैं इतना सोशल नहीं हूं। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं आज क्लास में आया और टीचर आगे क्लास में आ गया जिसने मुझे बोला था कि कल आपको क्लास में प्रेजेंट करना है, उसको देखते ही मेरे माइंड में आ गया कि अब मुझे आगे जाकर के ये टॉपिक डिलीवर करना है। और टॉपिक डिलीवर करना है तो मुझे पता है कि मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, और जब मैं नहीं कर पाऊंगा तो मेरी क्लास में बेइज्जती होगी, सब लोग मेरे पे हंसेंगे, और उनका हंसना, मेरी बेइज्जती होना मेरे लिए एक पेनफुल, दुखद अनुभव है, और उसका मुझे पता है कि यह दुखद अनुभव मेरे साथ होने वाला है। तो उस रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए अब मैं उसको एक्टिविटी को परफॉर्म करने ही नहीं जा रहा हूं, मुझे उसको इनिशिएट या शुरू करने से पहले ही डर लग रहा है, फियर डेवलप हो गया है। वो मेरे में क्या है, हेजिटेशन है, संकोच है। यह कंडीशन मेंटल स्टेट सेम डेवलप होती है बीपीएच वाले पर्सन में। उसको पता है कि जब भी वो यूरिन पास आउट करने की कोशिश करता है तो उसको दर्द होता है, क्योंकि यूरिन पास आउट करते वक्त यहां पर यूरेथ्रल ल्यूमन नैरो है तो उसको दर्द होता है, और यह दर्द उसने बार बार खुद ने सहन किया है। तो अब उसको इस वोइडिंग प्रोसेस को इनिशिएट करने के बाद में उसका जो पेनफुल रिजल्ट है, दर्द होना, उसका उसको पहले से ही पता है। तो अब वो क्या करता है कि यूरिन पास आउट करने की जो मैच्योरेशन प्रोसेस है उसको शुरू करने से ही डरता है। उसको पता है कि जैसे ही मैं यूरिन पास आउट करने की अगर कोशिश करूंगा तो मुझे सीवियर पेन होगा। तो उस दर्द को देखते हुए, उस पेनफुल स्टिमुलस, पेनफुल रिजल्ट को देखते हुए अब वो यूरिन पास आउट करने की प्रोसेस को इनिशिएट करने से पहले ही डर जाता है। वो वॉइडिंग से पहले ही डरता है कि दर्द होगा, और वो वॉइडिंग स्टार्ट ही नहीं कर पाता है। तो ये जो कंडीशन, ये जो मेंटल स्टेट है वो डेवलप हुई है उस प्रोसीजर को करने से मिलने वाले उस पेनफुल स्टिमुलस को ध्यान में रखते हुए। तो ये जो कंडीशन डेवलप हो जाती है, इसको हमने क्या नाम दिया है, हेजिस्टेंसी। इतने सारे फीचर के बाद में भी अगर इसकी साइज बढ़ती जाए तो लास्ट में लेट साइन है पोस्ट वॉइडल ड्रिबलिंग फ्रॉम ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। शुरू में ये प्रोसेस हुई, और अगर मान लीजिए यूरिन पास आउट नहीं कर पाएगा तो ब्लेडर में यूरिन फिल होता जाएगा। ब्लेडर के अंदर यूरिन फिल होता होते मान लीजिए इस ब्लेडर के अंदर यहां पर 1000 ml यूरिन कलेक्ट हो गया। 1000 ml यूरिन कलेक्ट हो गया, और हमें पता है ब्लेडर की मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, 1 लीटर। अब 1 लीटर यूरिन कलेक्ट होने के बाद में ऐसा तो है नहीं कि पीछे से यूरिन आना बंद हो जाएगा। यूरिन पास आउट नहीं हो रहा है, लेकिन यूरिन बंद तो कंटिन्यूअसली रहा है। तो ब्लेडर की तो मैक्सिमम कैपेसिटी कितना थी, 1 लीटर थी। अब इससे ज्यादा तो ब्लेडर होल्ड ही नहीं कर पाएगा। तो ब्लेडर कंप्लीटली फुल हो गया, यूरिन के साथ फिल हो गया। अब जो आएगा यूरिन वो ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या होने लग जाएगा, लीकेज हो रहा है। ये लीकेज कब हो रहा है, जब ब्लेडर कंप्लीटली फिल हो गया है, अब ओवरफ्लो हो रहा है। और ओवरफ्लो के रूप में यहां पर बूंद बाई बूंद यूरिन का लीकेज होना या बूंद बूंद सिंचाई होना, इसी को हम कहते हैं पोस्ट वॉइडल ड्रिबलिंग फ्रॉम ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ये क्या है, लेट साइन। एक बार फिर से समराइज कर रहे हैं, देखिएगा। अपन ने लिखा है साइन एंड सिम्टम में पहला अर्ली साइन। अर्ली साइन के अंदर अपन ने लिखा है कि जैसे ही प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट होता है, यूरिनरी स्ट्रीम या पेशाब की धार की साइज और फोर्स कम हो जाता है। जब साइज और फोर्स यूरिनरी स्ट्रीम की कम हो जाती है तो कंप्लीटली ब्लेडर एम्प्टी नहीं हो पाएगा, जिसको हमने लिखा है इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ ब्लेडर। मान लीजिए 400 ml था, उसमें से 150 ml यूरिन पास आउट हुआ है, ब्लेडर में 250 ml बच गया। और हमें पता है 200 से 300 ml ब्लेडर में यूरिन कलेक्ट होने पर सेंसरी इंपल्स ब्रेन को जाते हैं वॉइडिंग के लिए। तो कंटिन्यूअसली सेंसरी इंपल्स ब्रेन को जाएंगे और लगातार मोटार कमांड आएगी, तो उस पर्सन को अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी रहेगी। उसके बाद में मान लीजिए 400 ml यूरिन यहां पर कलेक्ट है, तो उस पर्सन को यूरिन पास आउट करने की स्ट्रॉन्ग नीड यानी तीव्र इच्छा हो रही है। लेकिन क्या पर्सन यूरिन पास आउट प्रॉपर कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो धीरे धीरे बूंद बाई बूंद यहां पर क्या होगा, ड्रॉप ड्रॉप यूरिन लीकेज होता जाएगा। और इसी को हमने क्या लिखा है, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, यूरिन लीक आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग नीड टू यूरिनेट। इसके अलावा हमने लिखा है ओलिग्यूरिया। नाइट टाइम में स्मूथ मसल रिलैक्स रहती है, इस वजह से नाइट में ज्यादा यूरिन पास आउट होता है, नॉक्चूरिया। इस पेनफुल रिजल्ट को देखते हुए पर्सन वॉइडिंग को स्टार्ट करने से ही डरने लग जाता है, कंडीशन कहलाती है हेजिस्टेंसी।
और लगातार यूरिन कलेक्ट होने के बाद में जब ब्लैडर की मैक्सिमम कैपेसिटी है उतना कलेक्ट हो जाए और उसके बाद में आने वाले यूरिन का ओवरफ्लो के रूप में बूंद बाई बूंद यहां से क्या हो जाना, लीकेज होना या बूंद बूंद सिंचाई होना, क्या कहलाएगा, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, या इसी को हमने लिखा है पोस्ट वॉइडल ड्रिबलिंग फ्रॉम ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। याद रखिएगा एग्जाम के अंदर 3 क्वेश्चन आते हैं इसके। एक आता है क्लासिकल फीचर ऑफ बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, तो आपको याद रखना है ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, बूंद बूंद सिंचाई यानी कि ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन का लीकेज होना, क्लासिकल साइन ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन। अर्ली साइन पूछे तो आपको कहना है यूरिनरी स्ट्रीम या पेशाब की धार की साइज और फोर्स कम हो जाता है। जो बचपन में दीवार क्रॉस करवाने वाला कंपटीशन लगाता था लड़का अब नहीं लगा पाएगा क्योंकि मूत्र की धार या यूरिनरी स्ट्रीम की साइज और फोर्स क्या हो गया, कम हो गया है। और लेट साइन में याद रखना है पोस्ट वॉइडल ड्रिबलिंग फ्रॉम ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस की वजह से यहां पर क्या हो रहा है, पोस्ट वॉइडल ड्रिबलिंग। यहां तक क्लियर है क्या? उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों इस कंडीशन को डायग्नोस कैसे करेंगे। तो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर की हम बात कर रहे हैं। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर पता चल जाएगा फीचर से ही कि क्या कंडीशन डेवलप हो रही है। यूरिन एनालिसिस करवा सकते हैं, केयूबी एक्सरे करवाएंगे। केयूबी एक्सरे जब करवाएंगे तो यहां पर देखिएगा प्रोस्टेट ग्लैंड का इस प्रकार से एनलार्जमेंट देखने को मिलता है और यहां पर ब्लैक बटरफ्लाई लाइक शेप्ड मिलेगा। इस प्रकार से प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट या एनलार्ज्ड मिलेगी और इसी को हमने लिखा है ब्लैक बटरफ्लाई लाइक शेप्ड या काली तितली जैसा। प्रोस्टेट ग्लैंड इस प्रकार से एनलार्जमेंट हो जाती है। यहां पर ऊपर की ओर ब्लेडर होते हैं, यहां पर इंस्पेक्टर होते हैं, इधर भी इंस्पेक्टर होते हैं। तो इस प्रकार से लगता है जैसे काली तितली बैठी हुई है और इस प्रकार से एनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड एक्सरे में दिखाई देती है, केयूबी एक्सरे में, जिसको हमने लिखा है ब्लैक बटरफ्लाई लाइक शेप्ड। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो इस पर्सन के अंदर प्रोस्टेट का जिसमें एनलार्जमेंट हो गया उसमें कैथेटराइजेशन कर पाना मुश्किल होता है क्योंकि कैथेटर इंसर्ट नहीं होगा, यूरेथ्रल ल्यूमन क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है। आप कैथेटराइजेशन करने की कोशिश करें, कैथेटराइजेशन हो नहीं रहा है, इसका मतलब प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट हो गया। ये भी डायग्नोस्टिक टूल के रूप में हम काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। यहां डिजिटल इंडिया वाला डिजिटल नहीं है, यहां डिजिट का मतलब होता है फिंगर। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, पेशेंट को साइड लाइंग पोजीशन देते हैं और साइड लाइंग पोजीशन देने के बाद में ग्लोव्स हैंड से अपन क्या करते हैं, थ्रू रेक्टम, रेक्टम के थ्रू फिंगर इंसर्ट करते हैं और रेक्टम के थ्रू फिंगर इंसर्ट करके यहां पर फील करते हैं। अगर रेक्टल एरियाज की तरफ या अगर एनल कैनाल की तरफ प्रोस्टेट ग्लैंड वहां पर फील हो रही है, इसका मतलब है प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट हुआ है। वो प्रोस्टेट ग्लैंड किस तरफ इन्वेड कर रही है, रेक्टम की तरफ इन्वेड कर रही है। तो अगर ये यहां पर एनलार्जमेंट होगा तो वो रेक्टम की तरफ फील होगी। इसी को हम कहते हैं डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। फिंगर के थ्रू रेक्टम से एंटर होते हैं, यानी कि फिंगर को रेक्टम के थ्रू एंटर करवा करके फील करते हैं। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट हुआ होगा तो वो एनल कैनाल या रेक्टल एरियाज की तरफ क्या मिलेगा, सोलन प्रोस्टेट ग्लैंड मिलेगी। उसके बाद में है पीएसए टेस्ट, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट याद रखिएगा, ये मेनली क्या होता है, प्रोस्टेट कैंसर का मार्कर है। प्रोस्टेट कैंसर का क्या है, मार्कर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रोस्टेट कैंसर का मार्कर क्या है तो हम आंसर देंगे प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट। होता क्या है कि ये मान लीजिए प्रोस्टेट ग्लैंड है, अपनी बॉडी की हर सेल के कुछ सीक्रेशंस होते हैं, हर सेल के सीक्रेशंस होते हैं। उसी प्रकार से प्रोस्टेट ग्लैंड की सेल्स के भी कुछ सीक्रेशंस होते हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सेल है वो अपने सीक्रेशंस को किस में डाल देती है, ब्लड के अंदर डाल देती है। ब्लड के अंदर जो प्रोस्टेट ग्लैंड से सीक्रेशंस आते हैं, इस प्रोस्टेट ग्लैंड की सेल के द्वारा सीक्रेट होने वाला जो सीक्रेशंस होता है उसको कहा जाता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये बेसिकली एक क्या होती है, प्रोटीन होती है। हमारी बॉडी की हर सेल के कुछ कुछ सीक्रेशंस होते हैं। उसी प्रकार से प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सेल्स होती है उन सेल के द्वारा सीक्रेट होने वाला जो प्रोटीन होता है उसको हम कहते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। और मेल पर्सन के अंदर जब प्रोस्टेट है तो उसके सीक्रेशंस तो होंगे ही, और ये प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन ब्लड में होना कोई अबनॉर्मल चीज नहीं है, क्योंकि जब प्रोस्टेट होगी तो उसके सीक्रेशंस होंगे, सीक्रेशंस होंगे तो ब्लड में होंगे। नॉर्मली हमारे ब्लड के अंदर इसका जो लेवल होता है वो होता है 4 नैनोग्राम। नॉर्मली हमारे ब्लड के अंदर नॉर्मली इसका लेवल होता है 4 नैनोग्राम पर एमएल। 4 नैनोग्राम पर एमएल अपनी बॉडी के अंदर या मेल पर्सन के ब्लड में प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन पाया जाता है नॉर्मली।
यानी कि जब प्रोस्टेट ग्लैंड होगी तो उस ग्लैंड की जो सेल है उनके सिक्रीशंस होंगे, और प्रोस्टेट ग्लैंड की सेल के जो सिक्रीशंस होते हैं वो कहलाता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। और ये बेसिकली एक प्रोटीन है जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड की सेल के द्वारा सिक्रीट होकर के ब्लड में आता है, और ब्लड के अंदर इसका नॉर्मल लेवल मिलता है 4 नैनोग्राम पर ml। लेकिन दोस्तों आप बताएं, जैसे जैसे बिनाइन ट्यूमर होता है प्रोस्टेट ग्लैंड की सेल के नंबर क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं कि बढ़ जाते हैं? बढ़ जाते हैं। साइज क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है कि बढ़ जाती है? अब जैसे जैसे सेल के नंबर बढ़ेंगे, जैसे जैसे सेल की साइज बढ़ेंगे, आप मुझे बताएं क्या इनके सीक्रीशंस नहीं बढ़ेंगे? और सीक्रीशंस बढ़ेंगे तो आप बताएं ब्लड के अंदर प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन के मॉलिक्यूल कम होते जाएंगे कि बढ़ते जाएंगे? हम आंसर देंगे कि इसके मॉलिक्यूल्स अब ब्लड के अंदर कम नहीं होंगे, बढ़ते जाएंगे। और अगर इसका लेवल बढ़ रहा है, इसका मतलब ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इनका सीक्रीशंस बढ़ रहा है, और इनके सीक्रीशंस का बढ़ना इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि कहीं कहीं सेल के नंबर या सेल की साइज बढ़ रहे हैं। और अगर इसका लेवल बढ़ करके 10 नैनोग्राम पर ml से ज्यादा हो जाए, 10 नैनोग्राम पर ml से ज्यादा अगर प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन ब्लड के अंदर मिलने लग जाए तो ये बीपीएच को इंडिकेट करता है। यानी बीपीएच हम कब कहेंगे, जब इसका लेवल बढ़ करके कितने से ज्यादा हो जाए, 10 नैनोग्राम पर ml से ज्यादा हो जाए। इसके अंदर ब्लड सैंपल लेते हैं और ब्लड सैंपल लेकर के देखते हैं कि अगर पीएसए का लेवल 10 नैनोग्राम पर ml से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या प्रोस्टेट कैंसर हो गया है। उसका कंफर्मेटरी डायग्नोसिस कैसे करते हैं, बायोप्सी लेकर के पता लगाया जाता है कि ट्यूमर जो है वो बिनाइन है या ट्यूमर है जो मैलिग्नेंट है। तो कंफर्मेटरी टेस्ट जो होता है वो तो होता है प्रोस्टेट बायोप्सी। और वैसे अगर हम बात करें प्रोस्टेट कैंसर का मार्कर या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया का मार्कर क्या होता है, हम आंसर देंगे इसका मार्कर होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट या पीएसए टेस्ट। तो ये डायग्नोस्टिक टूल है जिनके बारे में अपन ने बात की है। देखिएगा 1 बाय 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला है हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, दूसरा यूरिन एनालिसिस, तीसरा है केयूबी एक्सरे जिसके अंदर ब्लैक बटरफ्लाई लाइक शेप्ड मिलेगी, चौथा है कैथेटराइजेशन नहीं कर पाएंगे, पांचवा है रेक्टम के थ्रू फिंगर इंसर्ट करके प्रोस्टेट को फिल करना, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन साइड लाइंग पोजीशन में, और छठा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको अपन ने क्या नाम दिया है, तो हम बात करेंगे कि इसको अपन ने नाम दिया है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन एक प्रोटीन होती है जो प्रोस्टेट ग्लैंड की सेल के द्वारा रिलीज होती है और हमारे ब्लड में पाई जाती है। इसका नॉर्मल होता है लेवल 4 नैनोग्राम पर ml, बट बीपीएच वाली कंडीशन में प्रोस्टेट ग्लैंड की सेल है उसकी साइज और नंबर बढ़ जाने से इनका सीक्रेशन बढ़ जाता है। और अगर ब्लड के अंदर लेवल इसका 10 नैनोग्राम पर ml से ज्यादा देखने को मिलता है तो वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि वो कहीं न कहीं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या फिर प्रोस्टेट का कैंसर हो गया है। तो इसका जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वो होता है प्रोस्टेट की बायोप्सी करना, जिससे पता लगता है कि उसमें बिनाइन वाले ट्यूमर के फीचर है या फिर फीचर है मैलिग्नेंसी वाले। क्लियर है? उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट अगर हम बात करें कि किसी पर्सन के अंदर अगर ये हो गया है बीपीएच तो उसका मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट में हमने सबसे पहले लिखा है मेडिकल मैनेजमेंट, ड्रग्स के द्वारा हम किस प्रकार से मैनेज कर पाते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में हमने पहली लिखी है अल्फा ब्लॉकर्स। अगर हम बात करें ये अल्फा ब्लॉकर्स क्या करती है, तो ये अल्फा ब्लॉकर्स जो यहां पर प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो रखा है, ये अल्फा ब्लॉकर जाकर के यहां पर यूरेथ्रा की जो स्मूथ मसल्स होती है, यूरेथ्रा की स्मूथ मसल को ये अल्फा ब्लॉकर जाकर के क्या करती है, रिलैक्स करती है। और जब ये स्मूथ मसल यहां पर रिलैक्स हो जाएगी तो जो यहां पर ऑब्स्ट्रक्शन आ रखा था वो ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, यहां पर रिलीज होगा। स्मूथ मसल को रिलैक्स करने के लिए और इस ऑब्स्ट्रक्शन को कम करने के लिए, इसको कम करने के लिए जो हम ड्रग्स देते हैं इसी को अपन ने नाम दिया है अल्फा ब्लॉकर्स। आवाज क्यों कर रहे हो यार इतनी? सॉरी। अगर हम बात करें मेडिकल मैनेजमेंट हम पढ़ रहे थे, इसमें हम बात कर रहे थे अल्फा ब्लॉकर्स की, और अल्फा ब्लॉकर्स के अंदर अपन ने बात की है कि इसके अंदर अल्फा ब्लॉकर्स जो ड्रग्स होती है वो यूरेथ्रा की जो स्मूथ मसल होती है उस स्मूथ मसल को जाकर के रिलैक्स करती है, और स्मूथ मसल रिलैक्स होती है तो यूरेथ्रल ल्यूमन का क्या होगा, जो नेरोविंग हो रखी है वो कम होती है, और यूरेथ्रल ल्यूमन क्या होती है, थोड़ी सी वाइड होती है, तो पर्सन को यूरिन पास आउट करने में क्या होती है, इजीनेस फील होती है।
इस पर्पज से हम देते हैं। इसके अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो आपको याद रखना है, पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से आंसर जाएगा टेम्सुलोसिन। जब भी हम बात करेंगे इसके अंदर कि बीपीएच की जो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो आंसर देना है टेम्सुलोसिन। टाइम से क्या ले लो, टेम्सुलोसिन। अरे बोलो क्या ले लो टाइम से, टेम्सुलोसिन। टेम्सुलोसिन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है, और ये बेसिकली अल्फा ब्लॉकर्स कैटेगरी की ड्रग्स है, जिनका एक्शन अगर अपन बात करें क्या होता है, तो ये यूरेथ्रा की स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है। अगर हम बात करें कि क्या इसके अलावा, टेम्सुलोसिन के अलावा भी कोई ड्रग्स है इसके अंदर, तो हम आंसर देंगे यस, टेराजोसिन, अल्फाजोसिन, डोक्साजोसिन और सिलोडोसिन। ये सारी अल्फा ब्लॉकर्स ड्रग्स है, सिलोडोसिन, डोक्साजोसिन, अल्फाजोसिन, टेराजोसिन, टेम्सुलोसिन। और इसके अंदर जो टेम्सुलोसिन है ये अल्ना या अल्मोक्स के नाम से आती है, अल्ना या एल्मोक्स के नाम से आती है। ये ड्रग्स जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है। क्लियर है। अगर हम बात करें ये जब अल्फा ब्लॉकर्स ड्रग्स हम देते हैं जो कि अल्ना या अल्मोक्स के नाम से, बेसिकली टेम्सुलोसिन है, ये इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। दूसरा टेराजोसिन, अल्फाजोक्सिन, डोक्साजोसिन, सिलोडोसिन। अगर हम इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो इनका बेसिक इफेक्ट क्या होता है कि ये स्मूथ मसल को रिलैक्स करती है। स्मूथ मसल यूरेथ्रा की भी रिलैक्स करेगी, लेकिन उसके साथ साथ वॉल बॉडी की भी करेगी। और बॉडी की अगर अपन करें, मान लीजिए ब्लड वेसल्स है, और ब्लड वेसल्स की स्मूथ मसल जब रिलैक्स होगी तो ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम होगा कि बढ़ता जाएगा, तो आंसर देंगे ब्लड वेसल्स का डायमीटर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ब्लड वेसल डायलेट होगी, जैसे जैसे ब्लड वेसल्स का डायमीटर बढ़ता जाएगा, ब्लड प्रेशर क्या होने लग जाएगा, बीपी कम होने लग जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि इसका साइड इफेक्ट जो है वो है एक तो हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन बीपी का कम हो जाना, हाइपोटेंशन। और दूसरा अगर अपन बात करें इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड हाइपोटेंशन, ये इस अल्फा ब्लॉकर के साइड इफेक्ट है, क्योंकि इसमें एक तो स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाती है यूरेथ्रा की, इसकी वजह से यूरेथ्रा इरेक्ट नहीं हो पाता है, और पेनाइल इरेक्शन नहीं होना क्या कहलाएगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक है। और दूसरा इसके अंदर ब्लड वेसल्स का डायमीटर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जिसको हमने क्या नाम दिया, हाइपोटेंशन। यानी कि अल्फा ब्लॉकर्स के दो साइड इफेक्ट अपन ने डिस्कस किए हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, दूसरा अपन ने बात की हाइपोटेंशन। तीसरा होता है रिट्रोग्रेड इजैक्यूलेशन, रिट्रोग्रेड इजैक्यूलेशन। रिट्रोग्रेड इजैक्यूलेशन में क्या होता है कि ये मान लीजिए ब्लैडर है, यहां पर अपन ने बात की थी प्रोस्टेट होती है, यहां पर सेमिनल वेसाइकल होता है, इजैक्यूलेटरी डक्ट आकर के ओपन होती है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में, जो कि सीमन लेकर के आती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। यहां हमें पता है क्या होता है, इंटरनल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर। अब मान लीजिए पर्सन ये ड्रग्स ले रहा है, साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा तो यहां पर हमें पता है सीमन आएगा, और सीमन आकर के यहां पर इजेक्ट होगा, इजेक्ट होकर के क्या होता है, अगर अपन बात करें जैसे ये अल्फा ब्लॉकर्स लेगा तो स्मूथ मसल रिलैक्स होगी, तो यहां पर हमें पता है ये इंटरनल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर भी किसके बने होते हैं, स्मूथ मसल के। और अगर वो ड्रग्स ली इसकी वजह से स्मूथ मसल्स के बने हुए इंटरनल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर भी रिलैक्स हो गए, और उस दौरान अगर सीमन इजेक्ट हुआ तो सीमन इजेक्ट होने के बाद में कुछ सीमन की वॉल्यूम है जो वो पीछे की ओर बैकवर्ड फ्लो करके इस ब्लेडर में चले जाते हैं। स्पर्म और सीमन कहां जाने लग जाते हैं, ब्लेडर की तरफ, और इस प्रकार से सीमन का ब्लेडर की तरफ जाने लग जाना, उसी को हम कहते हैं रिट्रोग्रेड इजैक्यूलेशन। तो अगर हम बात करें कि इस अल्फा ब्लॉकर्स के कितने साइड इफेक्ट डिस्कस किए, 3। पहला इरेक्टाइल डिसफंक्शन, खड़ा ही नहीं होगा। दूसरा अपन ने बात की इसके अंदर हाइपोटेंशन या बीपी कम हो जाना। और तीसरा अपन ने बात की कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, सीमन इजेक्ट होगा तो बैकवर्ड फ्लो होगा और वो ब्लेडर में जाने लग जाएगा, उसी को हमने क्या नाम दिया है, रिट्रोग्रेड इजैक्यूलेशन। यहां तक क्लियर है क्या? उसके बाद में अगर अपन बात करें तो इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि ड्रग ऑफ चॉइस टेम्सुलोसिन है, जो कि अल्ना और अल्मोक्स के नाम से आती है। ये तो हमने बात की है इसकी अल्फा ब्लॉकर्स की। दूसरी है 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर। हमने बात की थी कि ओल्ड एज के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड की सेल के द्वारा एक एंजाइम बनता है जिसको हमने नाम दिया है 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम, 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम। ये एंजाइम हमने बात की थी कि जब टेस्टोस्टेरोन के साथ मिलता है तो टेस्टोस्टेरोन इसके साथ बाइंड होकर के डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी हमें पता है कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन या डीएचटी के बनने के लिए क्या होना जरूरी है, इस 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम का होना जरूरी है। ये एंजाइम होगा तभी वो टेस्टोस्टेरोन के साथ जुड़ करके डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बनाएगा।
तो क्यों ना हम कुछ ऐसी ड्रग्स काम में लें कि वो ड्रग्स इस एंजाइम को काम ही ना करने दें। क्यों ना हम कुछ ऐसी ड्रग्स काम में लें जो कि इस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर दे, और जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो ये टेस्टोस्टेरोन से डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नहीं बना पाएगा। तो इसके लिए हम ड्रग्स काम में लेते हैं फिनोस्ट्राइड और डेटोस्ट्राइड, जो कि 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम इनहिबिटर है, जो इस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा। इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट के काम में लेने वाली ड्रग्स कहलाती है इनहिबिटर, जिसके अंदर एक तो है फिनेस्ट्राइड और एक है डेटोस्ट्राइड। ये फिनेस्ट्राइड और डेटोस्ट्राइड क्या करेगी, ये जाकर के इस एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देगी, और एंजाइम की जब एक्टिविटी रुक जाएगी तो टेस्टोस्टेरोन से डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बनना बंद हो जाएगा, और फर्दर जो प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। कॉम्बिनेशन ड्रग्स काम में लेते हैं। कॉम्बिनेशन ड्रग्स में टोमेक्स डी नाम से टैबलेट आती है, जिसमें टोमेक्स से तो होता है टेम्सुलोसिन, टोमेक्स से क्या होता है टेम्सुलोसिन, और डी से होता है डेटोस्ट्राइड। टेम्सुलोसिन और डेटोस्ट्राइड यानी कि इसके अंदर दोनों साल्ट है, इसके अंदर अल्फा ब्लॉकर भी है और उसके अंदर 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर भी है, यानी कि वो उस एंजाइम की एक्टिविटी को भी इनहिबिट करेगा और साथ में यूरिन पास आउट भी क्या करेगा, इजीली कर पाएगा। तो इसके अंदर कॉम्बिनेशन थेरेपी काम में लेते हैं, जिसमें टोमेक्स डी में टोमेक्स से है टेम्सुलोसिन और डी से है डेटोस्ट्राइड। अल्फा ब्लॉकर के साइड इफेक्ट अपन ने बात की, एक तो हाइपोटेंशन होता है, एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, और साथ में हमने बात की होता है रिट्रोग्रेड इजैक्यूलेशन। उसके बाद में अपन ने बात की कि अगर पर्सन को वॉइडिंग पोजीशन हमें प्रेस्क्राइब करनी है तो कौन सी वॉइडिंग पोजीशन के लिए बोलेंगे, तो हमने लिखा है स्क्वेटिंग। उसको बोलना है कि उकड़ू बैठ करके यूरिन पास आउट करना है, ताकि उसके इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन्स या एब्डोमिनल रीजन जो है वो ब्लैडर को प्रेस करें और यूरिन पास आउट में थोड़ा सा उसको क्या मिले, रिलैक्स मिले या इजीनेस हो। उसके लिए हमें उसको स्क्वेटिंग या उकड़ू बैठ करके पेशाब करने की जो पोजीशन है उसको हम प्रेस्क्राइब करेंगे। तो किस पोजीशन में वॉइडिंग करनी चाहिए, बीपीएच वाले पेशेंट को तो हम कहेंगे स्क्वेटिंग पोजीशन। उसके साथ साथ हमने लिखा है डू नॉट एडमिनिस्टर मेडिकेशन विच कॉज यूरिनरी रिटेंशन, और हमें बीपीएच वाले पेशेंट में तो ऑलरेडी यूरिनरी रिटेंशन हो रखा है, तो वो मेडिकेशन कभी भी नहीं देनी है जो कि यूरिनरी रिटेंशन कॉज करती है। कौन कौन सी मेडिकेशन है वो तो हम आंसर देंगे, एंटी खोलिनार्जिक लाइक एट्रोपिन, एंटीहिस्टामिन लाइक सिमेटिडिन या अपन बात करें सिट्रीजिन, और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट लाइक अपन बात करें इमिप्रेमिन। ये मेडिकेशन चाहे वो एंटीकोलिनार्जिक हो, चाहे वो एंटीहिस्टामिन हो, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट हो, और डीकंजेस्टेंट आती है आपको पता हो तो एपिड्रिन और स्यूडोएपिड्रिन, जो नेजल डीकंजेस्टेंट के रूप में काम में लेते हैं। तो ये ड्रग्स क्या होती है, ये जाकर के यूरिनरी रिटेंशन भी कॉज करती है, और हमें पता है बीपीएच वाला पेशेंट है तो उसमें ऑलरेडी यूरिनरी रिटेंशन हो रखा है, और साथ में अगर वो मेडिकेशन दे दी तो वो और यूरिनरी रिटेंशन बढ़ाएगा। इसके लिए अपन क्या करेंगे, जब भी बीपीएच वाला पेशेंट है उसमें एंटीकोलिनार्जिक, एंटीहिस्टामिन, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट और डीकंजेस्टेंट वाली जो ड्रग्स है इसको हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट अपन ने लिखा है ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, इसका सर्जिकल मैनेजमेंट, कि हम सर्जरी के द्वारा किस प्रकार से इस प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को या बीपीएच को ट्रीट कर सकते हैं। तो पहला प्रोसीजर है ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। अगर हम बात करें तो इसको देखिएगा, नेक्स्ट ये है ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट हम पढ़ रहे हैं। ये पोजीशन देनी है पेशेंट को, और इस पोजीशन को हम कहते हैं डोर्सल रिकुम्बेंट पोजीशन। इसको हम कौन सी पोजीशन देंगे, तो हम आंसर देंगे कि डोर्सल रिकुम्बेंट, डोर्सल रिकुम्बेंट पोजीशन देते हैं पेशेंट को। और डोर्सल रिकुम्बेंट पोजीशन देने के बाद में TURP की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांस यूरेथ्रल। ट्रांस यूरेथ्रल मतलब किसके थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू। ये देखिए यूरेथ्रा के थ्रू रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड के रिसेक्शन करना। रिसेक्शन का मतलब उसके टुकड़े करना। अगर अपन बात करें, मान लीजिए ये प्रोस्टेट ग्लैंड है और ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा के थ्रू यानी कि ट्रांस यूरेथ्रल, इसमें एक सिस्टोस्कोप है, उस सिस्टोस्कोप को इंसर्ट किया है, और इंसर्ट करने के बाद में ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड के एनलार्ज टिश्यू है इनको यहां से कट डाउन करके क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो यूरेथ्रा के थ्रू ट्रांस यूरेथ्रा, सिस्टोस्कोप या रिसेक्टोस्कोप को इंसर्ट करना, और रिसेक्टोस्कोप को इंसर्ट करके एनलार्ज प्रोस्टेट टिश्यू को कट करके बाहर निकालना या उसका रिसेक्शन करना कहलाता है ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, या उसी को हम कहते हैं TURP। ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट या TURP जब करते हैं तो उस दौरान पेशेंट को हम डोर्सल रिकुम्बेंट पोजीशन देते हैं। और अगर हम बात करें
तो ब्लेडर के अंदर क्लॉट ना बने, क्योंकि उस दौरान कुछ ब्लीडिंग भी होगी और कुछ ब्लड जो है वो ब्लेडर में चला जाएगा, और उसको अगर इरिगेट नहीं किया तो ब्लड के अंदर क्लॉट बन जाएंगे, और ब्लड क्लॉट क्या करेंगे, इन्फेक्शन कोज करेंगे। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए इरिगेशन ड्यूरिंग प्रोसीजर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम के अंदर आने वाला क्वेश्चन। ड्यूरिंग प्रोसीजर अगर हम बात करें कि किस सॉल्यूशन से हम इरिगेशन करेंगे, तो ड्यूरिंग प्रोसीजर जो है वो हम ग्लिसरीन से इरिगेशन करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि टीयूआरपी के दौरान कौन सा सॉल्यूशन ब्लेडर इरिगेशन के लिए काम में लेंगे, तो हम आंसर देंगे ग्लिसरीन। क्योंकि नॉर्मल सलाइन हम इसलिए काम में नहीं लेते हैं क्योंकि उस प्रोसीजर के दौरान कोटराइजेशन करते हैं, कोटरी काम में लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट डालते हैं, और साथ में अगर हम NaCl या नॉर्मल सलाइन काम में लेते हैं तो वहां पर वोल्ट डिफरेंस या विभवांतर क्रिएट होगा और पेशेंट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हो सकता है, पेशेंट के अंदर इलेक्ट्रिक बर्न हो सकता है। तो उस बर्न को और इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह को या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन को रोकने के लिए जब हम ये टीयूआरपी वाला प्रोसीजर करते हैं तो उस दौरान ड्यूरिंग प्रोसीजर तो हम ग्लिसरीन सॉल्यूशन को काम में लेते हैं ब्लेडर इरिगेशन करने के लिए। और ब्लेडर इरिगेशन क्यों करते हैं, टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। और जब ये प्रोसीजर खत्म हो जाए उसके बाद में हम नॉर्मल सेलाइन का सॉल्यूशन काम में लेकर के ब्लेडर इरिगेट करते हैं, और वो तब तक इरिगेट करते हैं जब तक कि वो वापस जो आउटपुट आ रहा है या जो आउटफ्लो आ रहा है उसका कलर नॉर्मल ना हो जाए। क्लियर है? तो पहला प्रोसीजर है ट्रांसयूरेथ्रल डिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, जिसमें पेशेंट को डोर्सल रिक्रूमेंट पोजीशन देकर के रिसेप्टोस्कोप की मदद से यूरेथ्रा के थ्रू उस रिसेप्टोस्कोप को इंसर्ट करवा करके प्रोस्टेट ग्लैंड के एनलार्ज टिश्यू को कट डाउन करके बाहर निकालना टीयूआरपी कहलाता है। ड्यूरिंग प्रोसीजर ग्लिसरीन सॉल्यूशन से इरिगेशन करते हैं ब्लेडर को टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, और आफ्टर प्रोसीजर हम नॉर्मल सेलाइन से यहां पर क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अपन ने लिखा है TUMT। TUMT मींस ट्रांस यूरेथ्रल माइक्रोवेव थर्मोथेरेपी, यानी कि इसके अंदर यूरेथ्रा के थ्रू इंसर्ट करते हैं एक प्रोब को, और वहां पर जो प्रोस्टेट ग्लैंड के एनलार्ज टिश्यू है यूरेथ्रा के थ्रू एक प्रोब को अंदर इंसर्ट करवाते हैं। इंसर्ट करवा करके जो एनलार्ज टिश्यू है उन टिश्यू के पास में यहां पर हीट डिलीवर की जाती है, यहां पर आग लगाई जाती है इन टिश्यू के अंदर, यहां पर हीट डिलीवर करते हैं। हीट डिलीवर करके यहां पर क्या किया जाता है, एनलार्ज टिश्यू को जलाया जाता है, उनमें नेक्रोसिस कोज किया जाता है, उनको बर्न किया जाता है। अगर हम बात करें इसके अंदर ये जो प्रोसीजर है जिसको हमने लिखा है ट्रांस यूरेथ्रल माइक्रोवेव थर्मोथेरेपी या TUMT, तो इसके अंदर एक मशीन काम में लेते हैं जिसको हम कहते हैं थर्मी स्केप। थर्मी स्केप काम में लेकर के इसके अंदर एक हीट डिलीवरिंग प्रोब होती है, उस प्रोब को अटैच किया जाता है सिस्टोस्कोप, सिस्टोस्कोप के साथ जोड़ दिया जाता है, जिसको यूरेथ्रा के थ्रू अंदर इंसर्ट करवाया जाता है। और इंसर्ट करवाने के बाद में जो एनलार्ज्ड टिश्यू है प्रोस्टेट ग्लैंड के, उन टिश्यू के पास में 113 डिग्री फahrenheit, नॉट सेल्सियस, सेल्सियस या सेंटीग्रेड नहीं बात कर रहा हूं मैं, फahrenheit की बात कर रहा हूं। 113 डिग्री फahrenheit की हीट डिलीवर की जाती है प्रोस्टेट के एनलार्ज टिश्यू के पास में, और वो हीट लगने की वजह से जो एनलार्ज टिश्यू होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, बिकॉज उनके अंदर नेक्रोसिस हो जाता है, और नेक्रोसिस होकर के जब टिश्यू श्रिंक हो जाते हैं तो यूरेथ्रल ल्यूमन क्या हो जाती है, थोड़ी सी वाइड हो जाती है, जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो कम हो जाता है। ये जो प्रोसीजर है इस प्रोसीजर को अपन ने नाम दिया है ट्रांस यूरेथ्रल माइक्रोवेव थर्मोथेरेपी। यूरेथ्रा के थ्रू अंदर जाकर के सिकाई करना, थर्मोथेरेपी देना, उसी को हमने TUMT लिखा हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ये देखिएगा, एक ये प्रोब है, उस प्रोब को अटैच किया गया, अटैच करने के बाद में यहां पर ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड के टिश्यू है, इन टिश्यू के आसपास में हीट डिलीवर की जाती है, और यहां पर जो एनलार्ज टिश्यू है उन एनलार्ज टिश्यू को क्या किया गया है, यहां पर उनके अंदर नेक्रोसिस कोज किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर अपन बात करें, नेक्स्ट हमने लिखा है ट्रांस यूरेथ्रल नीडल एब्लेशन। अगर हम बात करें ट्रांस यूरेथ्रल नीडल एब्लेशन को, तो इसको हम ट्यूना भी कहते हैं। इसके अंदर एक रेडियो एक्टिव नीडल को क्या किया जाता है, उस प्रोस्टेट ग्लैंड के जो एनलार्ज टिश्यू है उस एनलार्ज टिश्यू के अंदर एक रेडियो एक्टिव नीडल को ले जाकर के इंप्लांट कर दिया जाता है। ये नीडल मान लीजिए यहां पर इंप्लांट कर दी है, और रेडियो एक्टिव नीडल को इंप्लांट करने के बाद में ये यहां पर नीडल क्या करती है, धीरे धीरे रेडिएशन को डिलीवर करती है, और ये रेडिएशन डिलीवर करेगी तो वो रेडिएशन आसपास के जो एनलार्ज टिश्यू है उनके अंदर नेक्रोसिस कोज करता है, उनको बर्न कर देता है, उनको जला देता है, और उसके बाद में जैसे ये श्रिंक होते हैं तो इस नीडल को वापस बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रोसीजर को हम कहते हैं ट्रांस यूरेथ्रल नीडल एब्लेशन, जिसके अंदर एक रेडियो एक्टिव नीडल को प्रोस्टेट के एनलार्ज टिश्यू में इंप्लांट कर दिया जाता है, और वो वहां पर रेडिएशन को डिलीवर करते हुए एनलार्ज टिश्यू को वहां पर क्या करती है, नेक्रोसाइज करती है, उनको नेक्रोटिक उसके अंदर लीजन्स बना देती है, और जिससे टिश्यू श्रिंक हो जाते हैं।
यूरेथ्रल स्टंट इंसर्शन, यूरेथ्रा के अंदर एक स्प्रिंग डाल देते हैं, एक स्टंट डाल दिया जाता है, और वो स्टंट क्या करता है, उसके अंदर की ओर इन्वेड होने से रोकता है टिश्यू को और यूरिन पासेज इजी बना देता है। इसके लिए एक स्टंट को क्या कर दिया जाता है, इंसर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद में है प्रोस्टेक्टोमी। प्रोस्टेक्टोमी का मतलब है प्रोस्टेट को ही कट करके बाहर निकालना। प्रोस्टेक्टोमी मींस प्रोस्टेट को ही क्या कर देना, कट डाउन करके बाहर निकालना। अब प्रोस्टेट का रिमूवल प्रोस्टेक्टोमी कहलाता है। जब भी प्रोस्टेक्टोमी करते हैं तो प्रोस्टेक्टोमी के बाद में एक कॉम्प्लिकेशन होती है कि यूरिन लीकेज होना शुरू हो जाता है। अगर हम बात करें कि यूरिन लीकेज होना शुरू क्यों हो जाता है, तो उसका रीजन है कि जब हम प्रोस्टेक्टोमी करते हैं या प्रोस्टेट को कट डाउन करके बाहर निकालते हैं, तो हमें पता है प्रोस्टेट के ऊपर की ओर है इंटरनल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर और प्रोस्टेट के जस्ट नीचे की ओर है एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर। जब इसको यहां से कट डाउन करके बाहर निकालते हैं तो इंटरनल और एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर के अंदर क्या होता है, इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर इनके अंदर इंजरी हो गई तो ये प्रॉपर यहां पर कंट्रोल एस्टेब्लिशमेंट नहीं रह पाता है और यहां से यूरिन क्या होने लग जाता है, लीकेज होने लग जाता है। इसीलिए हमने लिखा है प्रोस्टेक्टोमी मींस रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट, और इसकी कॉम्प्लिकेशन है यूरिन लीकेज ड्यू टू इंस्पेक्टरल इंजरी। इंस्पेक्टर को डैमेज होने की वजह से यूरिन लीकेज होने लग जाता है। अगर हम बात करें इस प्रोस्टेक्टोमी के कुछ टाइप है। अगर इंसिजन पेरिनियल एरिया में लगा रहे हैं, पेरिनियल एरिया में इंसिजन लगा करके प्रोस्टेट को बाहर निकाल रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे पेरिनियल प्रोस्टेक्टोमी। अगर इसको रोबोट की मदद से कर रहे हैं तो हम कहेंगे रोबोटिक प्रोस्टेक्टोमी। अगर इंसिजन सुप्रा प्यूबिक रीजन में प्यूबिक सिंपैसिस से ऊपर अपन इंसिजन लगा करके ब्लेडर के थ्रू ट्रांस वेसिकल अगर हम जा रहे हैं ब्लेडर के थ्रू सुप्रा प्यूबिक रीजन के अंदर इंसिजन लगा करके, तो उसको हम कहेंगे सुप्रा प्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी। और लेटरली अगर हम रिट्रो प्यूबिक या ग्रोइन रीजन के अंदर इंसिजन लगा करके वहां से प्रोस्टेट को रिमूवल कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे रिट्रो प्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी। प्रोस्टेक्टोमी ओपन प्रोसीजर है। प्रोस्टेक्टोमी मींस रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट। इसकी कॉम्प्लिकेशन यूरिन लीकेज है क्योंकि इंस्पेक्टर डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रोबोट की मदद से कर रहे हैं, रोबोटिक। पेरिनियल रीजन में इंसिजन लगा रहे हैं तो पेरिनियल प्रोस्टेक्टोमी। सुप्रा प्यूबिक रीजन के अंदर इंसिजन लगा रहे हैं तो सुप्रा प्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी, जिसके अंदर ब्लेडर को ओपन करते हुए ब्लेडर के थ्रू अंदर इंसर्ट होते हैं। और अगर ग्रोइन रीजन में या रिट्रो प्यूबिक रीजन के अंदर अपन अगर इंसिजन लगा रहे हैं तो उसको हम रिट्रो प्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी कहेंगे। दैट इज ऑल अबाउट बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया और बीपीएच। उम्मीद करते हैं जितना भी डिस्कस किया आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जय भारत, जय हिंद।